नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ इस शो में। वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। और मार्केट अगर आप देखें, राइट, निफ्टी जहां ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर और मिड कैप ने भी अपनी बढ़त गंवाई जाते जाते, इसलिए ब्रेथ में आपको रस्साकसी का माहौल दिखेगा, लेकिन आईटी पैक सहारा देता हुआ। हालांकि इंट्राडे में ये भी थोड़ा लुढ़का है अपने हाई से। सब पे करेंगे चर्चा कि क्या आउटलुक होना चाहिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का। वीकेंड से पहले क्या अप्रोच हो आपकी, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ कहाँ होंगे, सब पे होगी बातचीत विस्तार में। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 23,300 के करीब। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक ने भरा जोश, लेकिन बैंक निफ्टी में हल्की नरमी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी सुस्त। उधर इंडिया विक्स 3% से ज्यादा फिसलकर 12 के नीचे आया। चीनी कंपनियों को मिली पावर प्रोजेक्ट्स के टेंडर में हिस्सा लेने की छूट। बगैर रजिस्ट्रेशन के टेंडर में लगा सकेंगी बोलियां। रियायत सिर्फ 2 साल के लिए। खबर के बाद पूरे सेक्टर का सेंटिमेंट बिगड़ा। जीवीटीएनडी करीब 9% फिसल कर वादा का टॉप लूजर बना। साथ ही सीजी पावर और पावर इंडिया में करीब 6 से 7% तक की गिरावट। बाजार में हर तरफ बिग स्टॉक्स का जलवा। सिल्वर और दूसरे मेटल कीमतों में तेजी से भागे नैल्को, टाटा स्टील, हिंद कॉपर और हिंद जिंक। सभी शेयरों में 2 से 4% का उछाल। वहीं सोने की चमक बढ़ने से गोल्ड फाइनेंस वाले शेयरों मुथूट और मणिपुरम में भी फुल जोश। साथ ही अच्छे बिजनेस अपडेट से चला बजाज फाइनेंस, लेकिन फीके अपडेट से करीब 5% टूटा डिमांड। चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट्स के दम पर करीब 4% चढ़ा एल&टी फाइनेंस। साथ ही श्रीराम फाइनेंस, डिक्सन टेक में भी खरीदारी का है। उधर स्पॉटलाइट शेयर लोटा डेवलपर्स करीब 4% उछाल के साथ शामिल हुआ वायदा के टॉप गेनर्स में। आईटी और फार्मा में जोरदार तेजी। करीब 2% उछले दोनों सेक्टर इंडेक्स। आईटी में 2 से 3% चढ़े और साथ ही आईटी में 2 से 3% चढ़े परसिस्टेंट, कोफोर्ज और एम्फेसिस। वही रियल्टी और मेटल शेयरों में भी रौनक। वही दूसरी ओर सरकारी बैंकों में आज ज्यादा दबाव। 2% फिसला इंडेक्स, साथ ही 3% फिसले बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक। एआई को लेकर यूरोप की कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 50 से बड़े करार से एचसीएल टेक भागा। शेयर करीब 6% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। कंपनी ने एआई आधारित ऑपरेटिंग मॉडल बनाने के लिए किया करार। साथ ही ग्लोबल वर्कप्लेस और एंटरप्राइज नेटवर्क के ट्रांसफॉर्मेशन को मिलेगी रफ्तार। ब्लॉक डील के बाद टूटा पीवी फिनटेक। शेयर करीब 6% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। करीब 1 करोड़ 11 लाख शेयरों का हुआ बड़ा सौदा। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू करीब 1790 करोड़ रुपए। टेमासेक की आर्म की हिस्सा बेचने की खबरें। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। अगले कार्यक्रम ये देखेंगे आप अगले 1.5 घंटे में रोशर के साथ। लेकिन हम थोड़ा सा निफ्टी बैंक बाजार की दूसरी बातों से डिस्कशन से पहले थोड़ा डिविएट करेंगे। महत्वपूर्ण खबर है, आपके हमारे निवेश को प्रभावित करने वाली खबर है। ये पूरा का पूरा स्पेस पावर इक्विपमेंट पावर, अगर आप देखें तो सेगमेंट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक इस कैपिटल मार्केट की थीम पिछले मतलब कम से कम नहीं तो 3 महीने को लेकर चलिए आप। लेकिन सेटबैक है ये। दरअसल एक बड़ी खबर है यहाँ पर, और इस खबर के जरा मायने समझते हैं। अब आप जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो चीनी कंपनियां हैं वो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन बिड कर सकती हैं। लक्ष्मण जी, पहले इस पूरी खबर को समझाइए, और ऐसे क्या सूरत हाल हुआ है कि सरकार को चीनी कंपनियों को ये राहत देनी पड़ी? देखिए, दरअसल 2023 में फरवरी में सरकार ने एक आदेश जारी किया था, और उस आदेश को जारी करते हुए कहा था कि सीमावर्ती देशों से, यानी जिन देशों के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं, उन देशों की कंपनियां भारत के सरकारी पावर प्रोजेक्ट के साथ कई सारे प्रोजेक्ट थे, सरकारी प्रोजेक्ट में अपना इक्विपमेंट सप्लाई तब तक नहीं कर सकती हैं जब तक कि उनको एक विशेष रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि चीन की जो कंपनियां हैं वो भारत के
प्रोजेक्ट में या सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। इन सब का नतीजा ये निकला कि खास तौर से पावर प्रोजेक्ट में बड़ा संकट आ गया। पावर प्रोजेक्ट लग तो गए थे, पावर प्रोजेक्ट को चाहिए था इक्विपमेंट, किसी को चाहिए था ट्रांसफार्मर, किसी को चाहिए था इंसुलेटर, किसी को चाहिए पावर केबल, लेकिन ये सब चीज़ें मिल नहीं पा रही थी क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में चाहिए तो उतनी बड़ी संख्या में घरेलू कंपनियां सप्लाई कर नहीं पा रही थी। और कई चीनी कंपनियां थी जो पहले से सप्लाई कर रही थी पावर प्रोजेक्ट के लिए, उन सब पर भी रोक लग गई इस नए फैसले की वजह से, क्योंकि इसमें साफ तौर से कहा गया था कि अब जो भी नया टेंडर आएगा उसमें सप्लाई करने से पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन उनको मिल नहीं पा रहा था, तो लिहाजा पावर कंपनियां पहुंची पावर मिनिस्ट्री के पास। पावर मिनिस्ट्री ने इस मुद्दे को उठाया, फिर ग्रुप ऑफ सचिवों की समूह की बैठक हुई, उसमें इस चिंता पर सहमति जताई गई और फिर कहा गया कि कुछ चुनिंदा मामलों में हमें छूट देने की जरूरत है। लिहाजा वित्त मंत्रालय की तरफ से उस नोटिफिकेशन में जो 2023 का नोटिफिकेशन था उसमें छूट दिया गया और 4 चीनी कंपनियों को, टीबीए एनर्जी इंडिया, टाइकेई इलेक्ट्रिक इंडिया, नानजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया और न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया, इन चारों को कहा गया कि इन चारों कंपनियों को सरकारी पावर प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा लेने की छूट मिलेगी, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कि इन चारों कंपनियां ही क्यों, तो पहले बता दूं कि इन चारों कंपनियों को छूट मिली है सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए और सिर्फ पावर प्रोजेक्ट के लिए। चारों कंपनियां इसलिए क्योंकि चारों कंपनियां की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है और ये चारों कंपनियां अलग अलग भारतीय पावर कंपनियों को इक्विपमेंट सप्लाई करती है। मिसाल के तौर पर जो टीबीए एनर्जी इंडिया है वो सबसे ज्यादा पावर ग्रिड की 400 केवी 765 केवी के सब स्टेशन प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट सप्लाई करती है, एनटीपीसी में सप्लाई करती हैं। ऐसे ही टाइकेई इलेक्ट्रिक है, वो भी आपको गुजरात में कई सारे प्लांट हैं जहां पे ये सप्लाई करती हैं। पावर ग्रिड भी दिल्ली ट्रांसको, गुजरात इलेक्ट्रिक, ये सब इसकी कंपनियां हैं जो इनसे खरीदती थी। ऐसे बाकी कंपनियों की भी थी, तो वो सारे प्रोजेक्ट अटक गए थे और अभी इन सब की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि ये कई सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी ये सप्लाई करती थी, सारा अटक रहा था। इस वजह सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2 साल के लिए ये रियायत दी गई सिर्फ 4 कंपनियों को। तो लक्ष्मण जी गुड आफ्टरनून, सिर्फ 2 साल के लिए ही रियायत दी गई है, राइट? तो 2 साल में कितना बड़ा असर आप इन कंपनीज को देख रहे हैं और मान लीजिए 2 साल बाद अब ये रियायत हटती है तो फिर क्या एक एक्शन देखने को मिलेगा, पॉजिटिविटी? आपको क्या लगता है? देखिए, इसके 3 पहलू है। पहला पहलू है वो है आपको स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट से देखिए। चीन के साथ संबंध बीच में बिगड़ गए थे, उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई थी। संबंध धीरे धीरे सुधर रहे हैं तो सरकार ने यहाँ पे किस्तों में रियायत दी है। इसका तो मतलब ये है संबंध बहुत सुधर जाते हैं तो हो सकता है आगे चल के रियायतों को और आगे बढ़ाया जाए। दूसरा पहलू यह है कि ये कंपनियां पावर प्रोजेक्ट को पहले से ही सप्लाई कर रही थी, पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं था, सप्लाई रुक गया था, लिहाजा पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं रह पा रहा था। तो जब तक कि पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इनको रियायत दे दी जाए। तो 2 साल के पीछे एक वजह यह है। तीसरी वजह यह है कि इन 2 साल के भीतर घरेलू कंपनियां जो पावर इक्विपमेंट बनाती हैं वो भी अपने आप को सक्षम कर लेंगी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी हो जाएगी कि घरेलू डिमांड को पूरा कर सकेंगी। तीसरा पहलू यह है। ठीक है, शुक्रिया जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए, डिटेल में समझाने के लिए। सारे स्टॉक्स पर डेंट क्यों पड़ता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन में? सारे स्टॉक्स आप देखेंगे तो 8.5, 5.5, 6.5, 7% डाउन है आज के सेशन में। सारे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स जो पिछले कुछ सत्रों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। खैर, अब स्पेस से हटकर मार्केट पर आते हैं और मार्केट लेकर आई स्क्रीन पर। निफ्टी में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी बैकफुट पर, और स्पेशली अगर आप बात करें पीएसयू बैंक्स की वजह से ये डेंट पड़ता हुआ नजर आया है। 2% पीएसयू बैंक इंडेक्स नीचे और सभी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन वीरेंद्र जी, निफ्टी 24,378 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया जो इसका इंट्राडे हाई था सुबह से ही, और उसी रेंज में कामकाज करता रहा आज के सेशन में भी। ब्रेथ भी अपनी ऊपरी स्तरों से थोड़ी हल्की हुई आज के सेशन में, रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये आज के सेशन में इतनी सारी बढ़त गवाई, तो ओवरऑल क्या व्यू अब बन रहा है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट क्लोजिंग के लिहाज से देख रहे हैं आप निफ्टी में, और बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच हो, कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहली बात तो ये है, जब आज सुबह सुबह करीब 250 पॉइंट का गैप अप हो गया ना, डे ट्रेडर के लिए तो कुछ बचा नहीं था श्रेया। ये तो कोई लाजमी है ना, आप भी अगर ट्रेड कर रही हो तो शायद 250 पॉइंट ऊपर नहीं लेती, 200 पॉइंट ऊपर मैं नहीं लेता। तो एट ओपन और इस ट्रैजेक्टरी में बहुत रिवॉर्ड था नहीं डे ट्रेडर के लिए। जब डे ट्रेडर को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना श्रेया, तो निफ्टी में फर्दर स्विंग मुश्किल हो जाते हैं, आप ही समझ लीजिए।
यही बाजार अगर खुला होता 24,100 पे तो बाजार का स्विंग और स्ट्रांग होता, लेकिन एक गैप अप के बाद रिवॉर्ड नहीं रहता। पहली बात डॉक्टर साहब, मेरा जरा आज का RS मूल्य लेके आइएगा। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हैं दैट्स गुड, अच्छी बात है, आपको खुलते रिवॉर्ड मिलेगा। बट मेरा विजन अगर 261 के ऊपर कहीं जाएं तो अभी 366 से लेकर 419 इस आंकड़े के बीच में अपने प्रॉफिट्स को आपको बुक करना है, क्योंकि मैं अभी इससे ऊपर का बाजार नहीं दिख रहा हूं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि 419 429 क्या है ये श्रेया? ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये एक बड़ा लोड जोन है, ये बड़ा सप्लाई जोन है। आपने सुबह स्टैट्स देखे होंगे श्रेया, 24,400 पे और 500 पे कॉल भी की हुई है। मैं आपको फिर दिखाता हूं जरा, प्लीज दिखाइए। 3 स्ट्राइक्स जो मैंने मेंशन की थी, 24,400 पे 24,500 पे कॉल भी की हुई है। आज मार्केट शट है, आपके पास अगर आप देखें बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं होंगे सुबह मंडे को, है ना। किस तरीके से ग्रिप ली है इन दो ऑप्शन राइटर्स ने? 1,71,000 आउटस्टैंडिंग वाई। इवन श्रेया 24,500 की कॉल के आउटस्टैंडिंग वाई को एक्सीड कर गया 24,400। यानी क्या है, वो कॉल राइटर्स अब 24,500 से ड्रिफ्ट होकर 24,400 पे आ गए। दे वांट टू टेक ए ग्रिप 24,400 पे और 500 पे। उनको लगता है कि अगर मंडे मिड सेशन, मंडे क्लोजिंग तक भी बाजार यहां रह गया तो हमें कमाई हो जाएगी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। और नीचे देखिए पुट राइटर्स कहां पे हैं, 24,300 24,200 के स्ट्राइक पे करीब 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। सिंपली श्रेया, डे ट्रेडर को कुछ नहीं मिला, पोजिशनल ट्रेडर को मिला है। देखिए, आप कैरी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, ये मैं नहीं बताऊंगा। बट 2 लेवल सुन लीजिए कि जहां पे आपको री एंट्री मारने का मौका मिलेगा। एक है 261, फिर रेजिस्टेंस रखिएगा पहला। जब आप किसी रेजिस्टेंस को पार करते हैं, तो वो एक सपोर्ट हो जाता है। जब आप इस चार्ट्स को रीड करेंगे तो 261 इज सपोर्ट नाउ, 224 इज सपोर्ट नाउ। हमने क्या देखा स्क्रीन पर? अब लोडिंग हो रही है 24,300 की पुट पे, अब लोडिंग हो रही है 24,200 की पुट पे। सो आपका जो एक्यूमुलेशन जोन है, अगर आपको निफ्टी को लॉन्ग करना है, बाय करना है, मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए, इज बिटवीन 24,261 एंड 224 एंड 24,200। ये करीब 61 पॉइंट, 24,200 से 24,261 वो जोन है श्रेया जहां पे आप निफ्टी को ले सकते हैं। बट मैं रादर ये कहूंगा कि मंडे को आइएगा तो डे ट्रेडर के तौर पे बाजार को आजमाइएगा। ये क्लोजिंग शायद उतनी अच्छी नहीं है इस लिहाज से कि आप इसे चेस करें, है ना, क्योंकि आईटी भी बेस्ट ऑफ द डे दिखा चुका है, निफ्टी बैंक भी स्लाइटली क्रैक हो रहा है। तो चाहे वो आज का क्लोज हो या फिर मंडे मॉर्निंग है, best to chase Nifty is only in 2 circumstances. Either we get a dip towards 24,200 261, या else आप इस 419 के जोन को डिसाइसिवली क्रॉस कर दें। श्रेया, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखिए और प्लीज प्लेसमेंट ऑफ द डे, यानी आज शुक्रवार है, 2 दिन की छुट्टी है, उस चीज का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। हर वक्त ट्रेड नहीं है, अभी ट्रेड नहीं है, प्लीज उस रिट्रेसमेंट का इंतजार कीजिए, कूलिंग ऑफ का इंतजार कीजिए। श्रेया, निफ्टी में ट्रेड नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से आज थोड़ा ज़्यादा टूटा है, 200 अंक नीचे करीब डेज लो के आसपास ही पहुंचता हुआ, यहाँ पर कोई ट्रेड है क्या? बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करेंगे? कौन से लेवल्स बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट? बिल्कुल, देखिए श्रेया, क्या है ना कि निफ्टी बैंक के बिना आप नए आयाम छुएं वो मुश्किल लगता है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप किस चीज़ को आज मिस करें तो दैट्स निफ्टी बैंक, और ये लाजमी भी है। शायद हम यहाँ पे इस रेंज में आता है कब से हैं? 24 जून से हम यहाँ पर हैं। 24, 25, 29, 30, 1 जुलाई, 2 जुलाई और ये 3 जुलाई हो गई जब आप 58,000 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये मैंने सुबह अपनी रणनीति पे क्लियर कर दिया था। अभी आप निफ्टी बैंक से बहुत फायरवर्क्स एक्सपेक्ट मत करिए। वो सुबह के ऑप्शन पिरामिड्स लेके आइएगा और मैं उसको फ्रेश भी दिखाऊंगा आपको। शायद मंथली कॉल राइटर्स अभी इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि निफ्टी बैंक बहुत चल चुका है। वो बहुत चलने के बाद वीकली चार्ट्स पे 58,000 के बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे सप्लाई विटनेस कर रहा है। एक डाइवर्जेंस है पीएसयू और प्राइवेट बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स अलाइंड है, दोनों ने कॉल बेची हुई है, पुट बेची हुई है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत डिविएट नहीं करेगा इस प्राइस से। ये बात मैं सुबह से तीसरी बार बोल रहा हूं मेरे ख्याल से। एक बार लेके आइए आप इंट्राडे के ऑप्शंस के बिल्डअप को। लुक एट बिल्डअप एट 58,000, लुक एट बिल्डअप एट 58,000 पुट एंड कॉल। मेरे ख्याल से अब करीब 30 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होगा। लेके आइए डॉक्टर साहब, अगर मैं सही हूं तो, मेरा गेस वर्क है, इट्स ओनली गेस वर्क। ये देखिए 14.66 एंड 13.3 कितना हो गया? 27
28 लाख के आसपास, माफ कीजिएगा 28 लाख है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत डिविएट नहीं करेगा। अब ये समझिएगा कि आपको मौका कहां मिलेगा बैंक निफ्टी को। शायद बैंक निफ्टी का 10 डे में आता है करीब करीब 57,700 और 750 के जोन में। अगर आपको लेना भी है तो इस जोन में लीजिएगा, क्योंकि तब से लेके अब तक, यानी 24 जून से लेके अब तक हमने कभी 10 डे में नहीं तोड़ा है। सो अगर आप गैप करना चाहते हैं निफ्टी बैंक को, तो बेस्ट पॉसिबल ट्रेजेक्टरी होगी 700-750। मैं फिर कहूंगा श्रेया, एज अ डे ट्रेडर अभी ये क्लोजिंग में आपको इंडेक्स को चेज करने का मतलब नहीं है। इफ यू आर ए पोजिशनल लॉन्ग ट्रेडर, दोनों ही इंडेक्सीज में स्ट्रेंथ कायम है, आप कैरी कर सकते हैं श्रेया। ओके, डे ट्रेडर हैं तो अभी फिलहाल अवॉइड, और अगर आपको कैरी करना है तो आपको सलाह है कि आप कैरी कर सकते हैं लॉन्ग निफ्टी बैंक निफ्टी पर। फिलहाल ये व्यू हो गया। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कैसा रहा वो समझ लेते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स, क्योंकि निफ्टी में स्ट्रेंथ है तो शुरुआत कर लेते हैं तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ आज सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई। HCL टेक देखिए, उस पार्टिसिपेशन का AI के साथ बिग डील और उसका असर देखने को मिला। 6% ऊपर है आज के सेशन में। आगे समझेंगे शो में कि वो डील क्या है और क्या पॉजिटिविटी ला सकता है। मैक्स हेल्थ केयर स्पेस फोकस में 2.5% ऊपर। फार्मा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्टॉक्स फोकस में। सन फार्मा देखिए 2% ऊपर, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है। बजाज फिनसर्व, और ये पूरा स्पेस अच्छा परफॉर्म करता हुआ आज के सत्र में, तो आपको 2.5% ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वायदा में अगर आप देखें तो अच्छे खासे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। मुथूट, मणप्पुरम, जहां पर अच्छी तेजी आज के सेशन में। गोल्ड में तेजी के बाद, उसके बाद किंगस्टेक चढ़ गया 5.5%। नैल्को आज का बिग स्टॉक्स देखिए 4.5% की तेजी, और बिंदु फार्मा गेन फार्मा स्पेस से 4% ऊपर आज के सेशन में। लेकिन SBI टूटा है, 1.5% नीचे है आज के सेशन में। PSU बैंक्स पर सबसे ज़्यादा डेंट आज के सत्र में पड़ता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन आज यहाँ पे मुनाफे वसूली देखने को मिल रही है 1%, क्योंकि बैंक्स में कमजोरी। एक्सिस बैंक आपको 1.5% नीचे नजर आएगा, और LNT भी 0.5% के करीब करीब टूटा है। सारे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स, GE वर्नोवा, TND 9% टूट गया आज के सेशन में। हिताची एनर्जी 8.5% का डेंट। CG पावर देखिए 7% टूटा है चीन की पार्टिसिपेशन की खबरों के बीच। और यूनियन बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, 7% नीचे है ये स्टॉक। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझाते हूँ कि आज के सत्र में होगा क्या। कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांजी और AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, आशीष बहेती और सोमिल मेहता जी से। 2:30 बजे ऊपर बताएंगे कि HCL टेक आज का हीरो ऑफ द डे क्यों है। 2:35 पर असीम बताएंगे कि AI पर सरकार क्या ला सकती है नया नियम। और साथ ही 2:40 पर आशीष बताएंगे आपको डीमार्ट में बड़ा एक्सीडेंट क्यों हुआ। 2:50 पर आशीष ही बताएंगे कि सीमेंट शेयरों में क्या चल रहा है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जी। 3:15 पर ऊपर बताएंगे डीलर्स के रडार पर कौन से शेयर्स हैं। 3:20 पर हम BTST ट्रेड्स लेंगे। और 3:25 पर कंचन आपको बताएगी कि अगले हफ्ते बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं। चलिए, तो आपने शेयर से पूरा का पूरा बाजार का क्रम समझा। अब एक काम करते हैं, कॉल्स लेना शुरू करते हैं और एक बार निफ्टी ले आइएगा। निफ्टी फिर अगर आप देखें लोअर ट्रेजेक्टरीज की तरफ झूलता हुआ। पहले ट्रेड्स पिक करते हैं, टेक्निकल ट्रेड। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ है। जाइडस लाइफ ट्रेड कर 1133 के आसपास टॉप ला रहे हैं। बहुत टाइट, ज्यादा नहीं। 1125 का करीब 8 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 1150। जाइडस लाइफ गाबसों को पसंद आ रहा है, यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। लगातार करीब 440 रुपए से स्टॉक हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बना रहा है। आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को भी रीगेन कर लिया है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक बहुत ही जल्द अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 480 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 510 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करें। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 20 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है।
ओके कंटेनर कॉर्प, ये फ्यूचर्स और ये ऑप्शन मानसूकी कॉल आप पिक कर सकते हैं। डे हाई पे ट्रेड करता हुआ राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर है इंडसइंड बैंक के चार्ट के ऊपर। इनफैक्ट अभी जस्ट एक ब्रेकआउट आया है इसमें। 960 का लेवल था, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। 972 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 955 का और बाय करेंगे इंडसइंड बैंक। टारगेट होगा करीबन 1010 का। इंडसइंड बैंक डेज हाई पर राजेश जी की पिक हो गई। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी भारती एयरटेल पर। लार्ज कैप से उन पे ही फोकस कर रहा हूँ इस समय। थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव लग रहा है इस समय। भारती एयरटेल में मुझे लगता है कि एक जो कंसोलिडेशन था बहुत समय से, वो कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। दिस विल बी अ डिफेंसिव बेट। यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे 1870 पर, और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 2000 के। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, और आवरली में एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, भारती एयरटेल 1910 पे आपका बाय कॉल है। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड। जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने अप्रैल के लास्ट वीक के हाईज को टेस्ट कर रहा है और अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है स्टॉक में अभी इन लेवल्स पे। 1370 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है इसमें 1420 और 1450 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स आशीष जी की पिक हो गई। अच्छा मूव यहाँ पर डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो इस मार्केट में वो समझ लेते हैं। धर्मेश कान जी जुड़ते हुए हमारे साथ शो में। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, फार्मास्यूटिकल स्पेस में काफ़ी अच्छी अट्रैक्शन दिख रही है, और जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो रह के आती थी वो भी आना बंद हो गया है यूएस की ओर से। बेसिकली ट्रम्प साहब का जो टैरिफ लगाने का इरादा था, मुझे लगता नहीं कि मौजूदा माहौल में कर पाएंगे। इनफैक्ट अब उनको दवाइयाँ इंडिया से चाहिए, उसके लिए वो रिक्वेशन भेज रहे हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है लुपिन एक काफ़ी अच्छा अंडर वैल्यूड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके पिछले साल के नीचे देखें तो काफ़ी स्टेलर परफॉर्मेंस रहे थे, 50% से ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ था पूरे साल के लिए, और 3-4 क्वार्टर कंसिस्टेंटली इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। मार्जिन भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट 29-28% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 28-30 की है, बाकियों की 15 से 20 के बीच में रहती है। और 17 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड के पी मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। तो अगर 140-150 का ईपीएस भी करता है तो ये 16.5-17 के आसपास में आपको मौजूदा माहौल में मिल रहा है, जबकि बाकी जो फार्मा कंपनी है 25 से 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं। तो मुझे लगता है अगर इसे एक साल के नजरिए से बाई एंड होल्ड करके बैठे तो अराउंड 2900 से 3000 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेजेंस इंडिया में 30% है, यूएस में अच्छा प्रेजेंस है, यूरोप में है, बाकी कंट्रीज में है। सो करेंसी का भी इनको एडवांटेज मिलता है। लुपिन पे बाई करने की सलाह रही है। ल्यूपिन, धर्मेश जी की पुक हो गई। ये हो गई इन्वेस्टमेंट आइडिया, और मार्केट में लंबी अवधि के नज़रिए से भी आप इसको रख सकते हैं रडार पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, साथ ही हमने इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लिया है। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लें आप। गाबासन ने जाइडस लाइफ चुना है। शानदार मूव इस पूरे स्पेस में, खरीदारी की राय इन स्तरों पर, और 1150 के टारगेट है। 1125 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा से कह रहे हैं। मानस जी ने कॉनकोर चुना, शार्प मूव आया है कॉनकोर में जाते जाते अभी, और आप देखें तो यहाँ पर 510 के टारगेट उनकी तरफ से आते हुए, और 480 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है। राजेश जी इंडसइंड बैंक के साथ जाना चाह रहे हैं। डेज हाई पर ये स्टॉक कर रहा है कामकाज। 1010 का टारगेट है, 965 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी कह रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ जाएंगे जहां पर स्ट्रेंथ कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ। भारतीय एयरटेल उन्होंने चुना है 2000 के टारगेट के लिए। 1870 का स्टॉप लॉस लगाने की बात उनकी तरफ से आई है। आशीष जी यूनाइटेड स्पिरिट्स चुन रहे हैं, और यहाँ पर अच्छा मूव है आज के सत्र में। 1220, 1250 फ्राइडे फैक्टर, 1317 का स्टॉप लॉस भी लगाना है। 1370 का, माफ कीजिएगा। अच्छा, और आखिर में धर्मेश जी ने चुना है ल्यूपिन, जहाँ पर स्ट्रेंथ है, और ये पूरा पैक फोकस में है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप ल्यूपिन को लंबी अवधि के नज़रिए से देख सकते हैं। शानदार मूव यहाँ पर। फार्मा स्पेस में तो स्ट्रेंथ है ही, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन कुछ काउंटर्स देख रही थी मैं जहाँ पर
अच्छा मूव और भारतीय एयरटेल सोमिल जी ने पिक किया डीज हाई पर, ये काउंटर कर रहा है कारोबार। अल्ट्राटेक सीमेंट रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, ये 1.5% ऊपर है आज के सेशन में, हालांकि डेज हाई पर नहीं है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट भी यहाँ पर अच्छा मूव है। ITC अब इन ग्रीन आने की कोशिश कर रहा है, कुछ FMCG काउंटर्स भी चल रहे हैं, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट सोमिल जी ये आप देख लीजिए काउंटर, और पिछले कुछ सत्रों से सीमेंट स्पेस में तो अच्छी स्ट्रेंथ है ही, और आगे समझेंगे भी शो में, लेकिन चार्ट्स पे कैसे नजर आ रही है? अल्ट्राटेक सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट बहुत सिमिलर है, लेकिन अंबुजा सीमेंट में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म दोनों के कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में अभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इज वेरी गुड, मीडियम टर्म में भी जो करेक्शन आया था वो एक ब्रॉड एक ब्रॉड स्ट्रक्चर में ही है, ब्रॉड रेंज में ही है। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक है यहाँ से। कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 11,200 पर, और यहाँ से मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक में एक स्पार्क आ सकता है, और अल्ट्राटेक सीमेंट वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। ऊपर में 12,300 तक के मेरे टारगेट्स बनते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म, लेकिन उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर ऊपर में 13,000 तक ये स्टॉक जा सकता है। सो आई विल बी बुलिश इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म बोथ। ओके चलिए, तो यहाँ पे कॉल्स भी पूरी हो गई, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक्स पे डिस्कशन और हो गया। एक बार निफ्टी को लेके आई, जैसे कि मैं कह रहा था कि 261 इज क्रिटिकल नाउ, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन गया है। बट निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी बैंक 57,865, निफ्टी बैंक भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट पेन है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में। SBI तमाम बैंकों के अपडेट बहुत आकर्षक नहीं लगे, स्पेशली मैं PNB का सुबह सुबह अपडेट देख रहा था। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इज बिलो 10, 20, 50, 100, और आप जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक में शुमार स्टॉक्स को एक एक करके रखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसका हल बताता हूँ। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टिल एट ऑल टाइम हाई, उसके बाद एक्सिस बैंक डे लो पर 20 डे मार्क को वायलेट करता हुआ, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रैल मई जून जुलाई के सबसे लोवेस्ट क्लस्टर पे आ चुका है। कैनरा बैंक 3 महीने के लो पे ट्रेड करता हुआ। फेडरल बैंक स्टिल एट ऑल टाइम हाई, यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। HDFC बैंक स्टिल 800 के ऊपर, नो डाउट अबाउट दैट, अच्छा है। एक्सिस बैंक स्टिल स्ट्रॉन्ग 1410, IDFC फर्स्ट बैंक स्टिल स्ट्रॉन्ग 8045। इंडसइंड बैंक याद रखिएगा इस वक्त मार्च 25 के बाद, यानी करीब सवा साल के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ, और कोटक महिंद्रा बैंक बैकफुट पे, पंजाब नेशनल बैंक बैकफुट पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैकफुट पे। तो अभी वो एक्शन मिसिंग है। बट इन सब में से राजेश जी, इस बार इंडसइंड बैंक की प्लेसमेंट इन आइसोलेशन थोड़ी सी आकर्षक नजर आ रही है। कुछ समय के लिए अगर निफ्टी बैंक यहाँ पे कंसोलेशन मांगता भी है, तो क्या विद इन ऑल बैंक्स फेडरल यही तो है ही स्ट्रॉन्ग, बट क्या इंडसइंड बैंक एक मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या? जी वीरेंद्र जी, देखिए अगर इंडसइंड का चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें या इवन डेली चार्ट देखें, आपको एक क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है, इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो 1050, 1080 तक का मूव मुझे लगता है आना चाहिए। सो इसीलिए मैंने एक कंजर्वेटिव टारगेट रखा कि 1000, जहाँ पे थोड़े कॉल राइटर है, तो 1010 तक का स्विंग तो मिनिमम आना चाहिए। तो पैटर्न अच्छा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है। अगर कोई पोजिशनली काम करना चाहता है तो 945 या 950 डेज लो का स्टॉप लॉस रखे। 1000 के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ 1050-60। इंडसइंड बैंक राजेश जी की पिक भी टॉप ट्रेड में, और अभी तक अच्छा परफॉर्म करती हुई 2.5% ऊपर है आज के सेशन में। शानदार मूव्स, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आज लेकर आइए HCL टेक, हीरो ऑफ द डे है आज का। वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, 6% का मूव आज के सेशन में। शानदार रैली यहाँ पर। सर्वम की एक्विजिशन के बाद अब देखिए एक और बड़ी AI डील होती हुई नजर आई है। यहाँ पे यूरोप की बड़ी कंपनी है HCL टेक के साथ AI की डील, और डिटेल्स एक बार फिर से समझ लेते हैं। नुपुर से नुपुर, गुड आफ्टरनून, क्या है ये डिटेल्स और आज स्टॉक हीरो ऑफ द डे? बिल्कुल, काफ़ी पॉजिटिव डील है और काफ़ी बड़ी डील है HCL टेक के लिए, जहाँ पे AI से जुड़ी ये डील कंपनी ने अनाउंस की है, जहाँ पे 9,500 करोड़ की ये डील रहने वाली है। डॉलर्स में बात करें तो $1.14 बिलियन के आसपास रहेगी। यूरोप की फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक जो डील कंपनी ने साइन की है, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक जो है यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती देखें
देखें तो 5.5 साल के लिए रहने वाली है और बाद में इसको रिन्यू कर सकती है कंपनी आने वाले 5 सालों के लिए। हालांकि ये देखें तो कंपनी के लिए पूरा का पूरा नया बिजनेस होगा, 100% नया बिजनेस होने वाला है कंपनी के लिए एआई के तौर पर। और एआई की जितनी भी चिंता थी उससे जुड़े जितने भी ऑर्डर्स कंपनी के लिए आ रहे हैं, डील विंस जो हो रही है वो स्ट्रीट काफ़ी पॉजिटिव ले रहा है। एआई से जुड़े जितने भी डिजिटल वर्क प्लेसेस है, एंटरप्राइज नेटवर्क है, उसकी कंपनी जो है तैयारी करती हुई नजर आएगी। और पहली बार ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एआई में वेंचर किया, लगातार 2025 से देखें तो ओपन एआई के साथ जून 2025 में साझेदारी करी थी। इंडियन आईटी में एडवांस्ड एआई रेवेन्यू जो है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था, अलग से दिखाना। पहली कंपनी बनी थी HCL टेक पूरे आईटी इंडस्ट्री में जहाँ पे अलग से लाइन आइटम जो है फाइनेंशियल में नजर आने लगा था। कुछ दिनों पहले सर्वम एआई में निवेश किया था कंपनी ने। और एआई सेविंग से जितना फ़ायदा जो है कस्टमर्स को हुआ है, उसकी वजह से एकमात्र आईटी कंपनी थी जिसने अपनी सेल्स टीम को कोई पेनलाइज नहीं किया था। तो ये भी जो है स्ट्रीट को काफ़ी पसंद आया था। इस पर CLSA की तरफ से जो है बुलिश व्यू आते हुए नजर आया। उनका कहना है कि FY27 रेवेन्यू मार्जिन गाइडेंस जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। लगातार चौथे साल सबसे तेज बढ़ने वाली सबसे बड़ी आईटी ग्लोबल कंपनी बन सकती है आगे चल के। लार्ज कैप आईटी में टॉप पिक भी है। हालांकि रेटिंग कायम रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है जिस हिसाब से स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली है, उसके बाद यहाँ पे कटौती टारगेट प्राइस में आपको दिखेगी। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो HCL टेक पिछले 8 सालों में कैसा परफॉर्मेंस करता है, Q2 और Q3 को कंबाइन कर ले तो 20% रिटर्न उस दौरान आते हुए नजर आते हैं। Q1 और Q4 में देखें तो 3% के रिटर्न रहते हैं, क्योंकि ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है रेवेन्यूज के टर्म्स में भी। और इस साल 2026 में ऑलरेडी स्टॉक जो है अच्छा खासा दबाव देख चुका है, 30% नीचे आपको नजर आए। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एआई में काफ़ी कुछ वेंचर कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है और डील्स भी यहाँ पर लगातार आती हुई नजर आ रही है। राइट, शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। शानदार मूव HCL टेक पर, आज का हीरो ऑफ द डे। और धर्मेश कान जी, HCL टेक सर्वम में निवेश किया, 10.46% माइनॉरिटी स्टेक एक्वायर किया, उसके बाद अब यूरोपियन कंपनी के साथ ये बड़ी डील। तो जिस तरीके से एआई को लेकर अग्रेसिव हो रही है कंपनी, और आज सुबह बात भी हो रही थी हमारी गौतम शाह जी से, वो भी कह रहे हैं कि आईटी पैक को लेकर जो कंसर्न्स थे शायद कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी भी स्ट्रीट थोड़ी डिवाइडेड है। क्या नजर आ रहा है आपको कि आईटी यहाँ से अब शायद परफॉर्म करेगा अपसाइड, और HCL टेक पर पर्टिकुलरली क्या व्यू है आपका? देखिए श्रेया जी, जहाँ तक एक ट्रेडिंग बाउंस या टैक्टिकल रैली की बात है, वो टेक्निकल चार्ट्स पे ओवरसोल्ड होने के बाद बाउंस एक दिख सकता है। बट एक स्ट्रक्चरल तेजी की जब बात करते हैं कि साल दर साल, 5 साल 10 साल, जो कि आईटी कंपनी ने एक समय किया था, वैसा परफॉर्मेंस लौटेगा कि नहीं, तो उसके लिए पहले तो अगर ये अपने पीक्स पे ही पहुंचते हैं तो 30-35% ऑलमोस्ट एनी आईटी कंपनी अब उठा ले, वहां तक की इनको रैली करनी पड़ेगी। और फिर अगर वैल्यूएशन उस भाव पर देखें करंट प्रॉफिट के हिसाब से, तो बहुत महंगे नजर आएंगे। यहाँ पे 2 चीज समझने की है। एक तो ये है कि अब जितने भी डील विंस ये कंपनीज अनाउंस करेंगी वो एआई रिलेटेड ही होना है, बिकॉज नेक्स्ट फ्यूचर एआई रिलेटेड बिजनेस का है। जो पहले सास प्लेटफॉर्म का ये लोग अनाउंस करते थे डील में, वो कम होते हुए नजर आएंगे। तो बेसिकली एक तरफ एक डील विन आपके कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ से डील विन अगर आ रहा है तो कम से कम जितना आप रेवेन्यू कर रहे थे उसकी गुंजाइश रहेगी अगले साल भी करने की। हो सकता है 2 या 3% का अगर आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा हम लोगों का मानना है। दिस इज वेयर हम लोग स्टैंड करते हैं एट चोला सिक्योरिटीज में आईटी स्पेस को लेकर के। सो टेक्निकल रैलीज को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, 5-7% हो सकता है, 10% और भी चल जाए यहाँ से, और 2-4 अनाउंसमेंट में। बट एंड ऑफ द FY27 में जब आप इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे, जो TC टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक 2 या 3% से ऊपर का इंक्रीमेंट आ पाएगा। उतना भी आ जाए तो उपलब्धि होगी। उस हिसाब से वैल्यूएशंस अभी भी थोड़े महंगे दिखते हैं। बहरहाल जिस तरीके से डील विंस आती रहेंगी तो हो सकता है गिरावट ज़्यादा ना आए, ये करें, बट ये जंपिंग द गन है। सो आईटी स्पेस एज ऑफ नाउ काफ़ी जटरी है। हम लोग उस साइड में हैं जहाँ अभी भी 1-2 साल स्पेस को बाहर से देखेंगे। ठीक है, अभी भी ये स्पेस पर कॉशियस व्यू ही है धर्मेश कांजी का। तो फिलहाल आईटी स्पेस को लेकर और HCL टेक को लेकर ये बात हो गई, लेकिन एआई बर्निंग टॉपिक है, हॉट टॉपिक है। और जैसा कि बात कही धर्मेश कांजी ने, अगले कुछ साल एआई को लेकर ही बात होगी आईटी कंपनी में। तो इसी स्पेस पे रहते हैं, और एआई की बढ़ती ताकत के बीच सरकार अब बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। नए एआई मॉडल्स की तेज एंट्री और बदलती चुनौतियों, चैलेंजेस को देखते हुए सरकार एआई के लिए अलग कानून लाने पर विचार विमर्श कर रही है। आखिर क्या है सरकार की तैयारी, चलिए समझ लेते हैं हमारे संवाददाता असीम से। असीम, गुड आफ्टरनून, बताएं।
देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसकी कैपेबिलिटीज़ रोज़ रोज़ नई डेवलप हो रही हैं और साथ ही नए नए मॉडल्स भी रोजाना आ रहे हैं। आपने देखा क्लाउडे आया, मेथोस आया, उसके बाद चैट जीपीटी है या फिर सर्वम एआई है जो भारत का सॉवरेन एआई मॉडल है। तो ये रोजाना नई नई कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो सरकार को लगता है कि आगे चल करके इनसे खतरा भी हो सकता है। खासतौर पर कि अभी देखा हमने जो पहले एआई के जो मॉडल्स थे उससे उनका इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए किया जा रहा था, मिसलेबलिंग करने के लिए किया जा रहा था। तो सरकार ने मौजूदा कानून में कुछ बदलाव किए और उस मौजूदा कानून के जरिए उसके ऊपर रोक लगाई। लेकिन सरकार को लगता है कि आने वाले दिनों में एआई की कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और वो काफी कुछ करने में सक्षम होंगे। तो सरकार इसी चैलेंज को देखते हुए एक नया एआई रेगुलेशन बनाने के ऊपर विचार कर रही है। जल्दी इंडस्ट्री के साथ इसके ऊपर एक कंसल्टेशन भी किया जाएगा और उसके बाद सरकार इसको लेकर के एक नया ड्राफ्ट भी लेकर के आ सकती है। तो सरकार को लगता है कि जब तक एआई की कैपेबिलिटीज बढ़े तो उससे पहले एक ड्राफ्ट या फिर एक किसी तरह का रेगुलेशन बन करके तैयार होना चाहिए। तो सरकार जल्दी इसको लेकर के इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन भी कर सकती है। जहाँ इंडस्ट्री के साथ विचार उसके बाद ड्राफ्ट ला सकती है सरकार। से बहुत बहुत शुक्रिया। तो एआई जिस तरीके से पैर पसार रहा है उसकी अगर आप देखें तो रख रखाव के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बनाने की तैयारी में सरकार। चलिए, ये महत्वपूर्ण खबर थी, इसको यहाँ पे एड्रेस किया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड से फिर फोकस करते हैं, लौटते हैं। कविता जी इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? हाय, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड फार्मा से होगा। सन फार्मा का चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। अपने प्रीवियस स्विंग हाई को आज इस काउंटर ने सरपास किया। 19 मई के हाई को इसने सरपास किया है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कहें या इट्स कप एंड हैंडल कहें, उसका ब्रेकआउट आते हुए दिखता है काउंटर पर। आरएसआई स्टिल बताता है कि फर्दर स्कोप है काउंटर में। मुझे लगता है जब तक 1880 के लेवल के ऊपर ये काउंटर मेंटेन है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 1940 1960। सन फार्मा निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। फार्मा स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है। कविता जी की पिक हो गई। मार्केट तो वैसा ही है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे हैं। जेनस्टार टेक रखेगा स्क्रीन पर, एक बार 9.5% ऊपर है। एजिस वो पैक 8%, ई क्लर्क 6.5%। तो कैश काउंटर्स अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए कैश कॉल्स ले लेते हैं। गाबा से सोमिल जी और राजेश जी से कैश कॉल्स लिया जाएगा। गाबा से बताइए कैश में कौन सा काउंटर? मेरा ध्यान है गोल्डाम ट्रेड कर रहा है करीब 474 के आसपास और स्टॉप लगेंगे करीब 465 या 9 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 490 गोल्डाम। सर क्या स्टॉक बताया आपने? गोल्डाम, गोल्डियम ठीक, गोल्डियम ठीक है, गोल्डियम ठीक है ना। ओके, ये कैश कॉल होगी 475। पहले तो मुझे लगा प्रकाश सर ने कहीं वोल्टाम तो नहीं बोला है, तो मैं आई वाज स्लाइटली कंफ्यूज, पर ठीक है। आई मीन गोल्डियम आपने एक लॉन्ग कॉल लिया है। सोमिल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा कैश कॉल में ट्रेड होगा पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा में एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में मैं 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एक्सपेक्ट करूंगा और आज के ही ट्रेडिंग सेशन में वो कट हो रहा है ऊपर की तरफ। ये जो कंसोलिडेशन छोटा सा हुआ था वो 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही हुआ था और उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया है। मुझे लगता है यहाँ पे जो टारगेट्स बनते हैं वो 195 के बनते हैं फॉर पीपीएल फार्मा और इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रखेंगे 168 पर। पिरामल फार्मा, सोमल जी की पिक हो गई कैश में। मीनवाइल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की Q1 अपडेट आ रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन राजेश जी की कैश कॉल लेते हैं। राजेश जी, आप बताइए कैश में क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया देखिए, आप ओरिएंट सीमेंट का चार्ट देखिए, कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे लगता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 146 का टारगेट आएगा, 139 का स्टॉप लॉस आएगा, बट प्रोबेबली दिस कुड भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है और यहाँ से कम 155 160 का टारगेट पोजीशन अनफोल्ड हो रहा है। इसलिए मैंने दोनों तरफ से सोच के इसको दिया है। तो ओरिएंट सीमेंट इज अ बाय। ओरिएंट सीमेंट स्पेस में अच्छी तेजी है आज के सेशन में और अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात हुई। ओरिएंट सीमेंट देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। एक बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रखेंगे एक बार स्क्रीन पर, और क्या मूव आया Q1 अपडेट के बाद। हालांकि आंकड़े अभी तो डिटेल्स में देखे नहीं मैंने, रखे एकदम से हाई 2% के करीब चढ़ता हुआ ये काउंटर। Q1 अपडेट रखेंगे, ठीक ठाक ही रहे हैं अभी फिलहाल तो जो नंबर्स आ रहे थे स्क्रीन पर।
इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। हालांकि एकदम से मूव आया है। अब आशीष जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लीजिए, थोड़ा और डिटेल्स का हम इंतजार करेंगे, लेकिन एकदम शार्प मूव, वर्टिकल राइज। जी शिव जी, मोमेंटम तो स्ट्रांग बन रहा है यहाँ पर, और जिस हिसाब से अब ये 22 जून के जो हाइज है उसको सरपास 22 जून के हाइज को सरपास कर रहा है। मेरा स्टॉक एक क्लीन ब्रेकआउट दे रहा है। 85 के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 78 का सेल मेंटेन करे। जी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खासा डिपॉजिट्स में करीब 24% का इजाफा है। 1.58 ट्रिलियन, 1,58,000 करोड़ खासा, यानी अगर आप देखें लो कॉस्ट डिपॉजिट्स जो कि आपके एनआईएम्स को एक्सपेक्ट देता है। लोन एडवांसेस करीब 20.6% बढ़े हैं और खासा डिपॉजिट्स में करीब 24% का अगर आप देखें तो याद रखिएगा ये पिछले 2 क्वार्टर से एक टसल चल रही है बैंकों की अपने मार्जिन्स को सिक्योर करने की, और वही अगर आप देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे 80-70 पर डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। शानदार मूव यहाँ पर। मीनवाइल मैं कुछ स्टॉक्स को देख रहा था कि बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है, स्लाइटली नेगेटिव बायस, बट फिर भी कौन कौन से स्टॉक्स थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, हटाइए इसको। अब लेके आइए आप जरा हुंडई मोटर्स को। स्क्रीन पर 1997 पे डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। शानदार मूव यहाँ पे, शानदार मूव हुआ। मानस, हुंडई पे आपका टेक क्या है? मैं देख रहा हूँ इसने एक ग्राउंड वर्क किया है। इट्स नॉट अबाउट आई थिंक दिस मूव ओनली, आई मीन सिर्फ ये आज की बात नहीं है, आपने ग्राउंड वर्क किया है, आपने 100 EMA को काटने का पूरा एक होमवर्क किया, उसके बाद ये रिएक्शन आ रहा है। आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिए हैं। तो अगर एक टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए सेट करना हो तो जो रीसेंट हाई था वही टारगेट रहेंगे। 2060 के टारगेट के लिए आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1969 का। हुंडई मोटर डेज हाई पर 2.5% अप, शानदार रैली यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की, यानी कि डीमार्ट Q1 अपडेट फी के, और स्ट्रीट ने किया है पनिश। डिटेल समझ लेते एक बार फिर से आशीष बताएं। देखिए, कमज़ोर अपडेट यहाँ पर Q1 का देखने को मिला। अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ आई है तकरीबन 15% की, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम। स्टोर एडिशंस, अब टोटल स्टोर्स की जो संख्या है 503 है, लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टोर एडिशन का आंकड़ा ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया। अब ग्रोथ की बात करें तो 15% की स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ आई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 19 से 20% की ग्रोथ, यानी 4 से 5% अनुमान से कम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब साथ में अगर आप देखें तो जो स्टोर एडिशंस है ये अब तक कई सालों में सबसे धीमी गति से इन्होंने नए स्टोर्स की संख्या अपनी बढ़ाई है, तो ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया। खास बात अगर आप देखें तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ये पिछले साल के मुकाबले 3% घटी है, लेकिन Q4 जो था यानी प्रीवियस क्वार्टर ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। हमें याद है कि जब Q4 के अपडेट्स आए थे तभी भी स्टॉक में बड़ी रैली आई थी और फिर नतीजों के बाद भी ये स्टॉक चला था। तब अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट का आंकड़ा इसमें 2% का इजाफा था, इस बार 3% की गिरावट देखने को मिली। अब इस स्टॉक में खास बात क्या है कि एक तो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगे, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली मिस हो जाते हैं नंबर्स तो मार्केट सीवियरली पनिश करता है। 4.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज हाउस की एक्सटेंसिव कवरेज है स्टॉक के ऊपर, तो इसमें आप देखें तो HSBC रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं 3870 के टारगेट के लिए। UBS ने यहाँ पर अक्यूमुलेट की रेटिंग दी, हालांकि कमेंट्री इनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन इनका टारगेट अक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ 5500 का है। और गोल्डमैन सैक्स इस स्टॉक के ऊपर बहुत लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली की राय दे रहे हैं पूरे 4000 के टारगेट के लिए। एक्सीडेंट ऑफ द डे आज का एवेन्यू सुपरमार्ट। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। नरम Q1 अपडेट और उसका एक रिएक्शन हमें देखने को मिला। धमाकेदार ऑप्शंस का वक्त हो रहा है, वो ले लेते हैं। मानस जी, आशीष जी और राजेश जी से हम लेंगे धमाकेदार ऑप्शंस। मानस जी शुरुआत कीजिए, फिर धमाकेदार ऑप्शंस के लिए कौन सा काउंटर? देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम पे मेरा ध्यान है, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है आज, और 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक स्टॉक तैयार है एक बाउंस बैक के लिए, तो यहाँ पर 350 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 13 रुपए 30 पैसे के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 9 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, नालको 350 की कॉल। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, HDFC AMC यहाँ पे खरीदारी करनी रहेगी कॉल में, लेकिन जो कॉल है वो 28 रुपये 26 पैसे 28-26 की जो कॉल है उसमें ट्रेड करना है। 83 के करीब ट्रेड कर रही है।
जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 70 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके वो 100 और 120 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, HDFC AMC आशीष जी की पिक हो गई ऑप्शंस में। राजेश जी, ऑप्शंस में आप क्या देख रहे हैं? देखिए मैं थोड़ा सा पोजिशनल सोच के ऑप्शन दे रहा हूँ आज, नॉट फॉर टुडे, प्रोबेबली ये कल तक के लिए है। एसआरएफ देखिए, एसआरएफ में कल एक ब्रेकआउट आया था, आज थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन इसने अपनी इंपॉर्टेंट लेवल को मेंटेन किया है। 2800 के ऊपर का ही क्लोज आ रहा है, आएगा, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो एसआरएफ 2800 का कॉल ऑप्शन करीबन 89 के आसपास है, इसे बाय करे 70 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। इसका स्विंग का टारगेट कम से कम 140 का आएगा, 140 150 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो इस एसआरएफ का 2800 का कॉल ऑप्शन लाइक। ओके, एसआरएफ की 2800 की कॉल है। यहाँ पे तीनों ट्रेड्स पूरे हो गए। जो मैंने हुंडई मार्क किया था, जरा हुंडई में एक बार लिखिए 1995 क्या स्ट्रेच आया, आई मीन डे हाई पर आ गया। टिक बाय टिक में एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा खासा मूव है। और क्या क्या चीज़ें अच्छा कर रही हैं इस क्लोजिंग में। मैं एक बार आरबीएल बैंक को लेके आइएगा, इसकी सारी कॉल्स जो हैं वो डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए क्या मार्क करने लायक है? नो, नॉट एग्जैक्टली। इसको अवॉइड करता हूँ, ठीक है ना। अभी 20 डे मार्क नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। और एक दो काउंटर्स को देखते हैं जहाँ पर मूव अच्छे आ रहे हैं, जो एक कूलिंग ऑफ के बाद, यानी कुछ गिरने के बाद, थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद अब थोड़ा सा चल रहे हैं। एक बार लेके आइएगा आप एबीबी इंडिया को। यहाँ पर राजेश जी अच्छा रिवर्सल है ना, स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और ये मूव 11 जून को भी ऐसा ही हुआ था, यहीं से रिवर्स हुआ था, यही वो एवरेज है जहां से रिवर्स हुआ था। क्या क्या व्यू है आपका इस प्राइस पे? वीरेंद्र जी देखिए, आपने ये एक अच्छा काउंटर पकड़ा है, क्योंकि इसमें दो चीजें मुझे अच्छी लग रही है। एक तो इसने 50 डीएमए को रिगेन किया, पूरा दिन में जितनी सेलिंग थी, इनिशियल मॉर्निंग कैंडल था, वो पूरा का पूरा कैंडल एब्सॉर्ब होकर अभी ये दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप जो है वो रियल। तो ये कहाँ तक जाएगा? 7000 तक का मूव मुझे लगता है आना चाहिए। तो ये बाय साइड का ट्रेड बनाइए। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा करीबन 6800 का, 6825 के स्टॉप लॉस के साथ एबीबी इंडिया बाय टारगेट 7000 प्लस। 7000 प्लस के टारगेट एबीबी इंडिया में देख रहे हैं। राजेश जी, अच्छा मूव है, देखिए निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी और डेज हाई पर ऑलमोस्ट कामकाज करता हुआ आज के सेशन में। अब देखिए, जून में बाजार का सेंटिमेंट सुधरने के साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग में भी उछाल दिखा है, और कितना दिखा है उछाल और किन शेयरों में बढ़ा है फोकस ट्रेडर्स का, ये समझते हैं हरमाज फताकिया। जैसे हरमाज जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। एक चीज़ ट्रेंड कॉमन तो यही है कि एमटीएफ बुक में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है वहाँ पर जो है वो असली हाईलाइट है। पहले मेन नंबर ही देख लेते हैं, क्योंकि जून के महीने में 7% की बढ़ोतरी देखने मिली है मई के मुकाबले में। 1.35 लाख करोड़ का आंकड़ा निकल कर आया है एमटीएफ बुक का जून महीने के अंत में। अब इसके टॉप 5 कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, इस पर ज़रा हम नज़र डाल लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सबसे ऊपर आता है। 2206 करोड़ की पोजीशनिंग अब एमटीएफ बुक में है। सबसे बड़ी पोजीशनिंग इस स्टॉक में देखने को मिली है। 41% का उछाल मई के मुकाबले में देखने मिला है। और इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी परसेंटेज वाइज अगर टॉप 5 की देखें तो 56% की उछाल एमटीएफ पोजीशंस में देखने मिली है। 2000 करोड़ के पार अब ये नंबर निकल गया है। लेकिन एचडीएफसी बैंक, जो कि मई महीने के अंत में सबसे ऊपर इस लिस्ट में शामिल था, वहां पर 20% की गिरावट देखने मिली है। एक वक्त पर यह आंकड़ा जो था वो 2400 करोड़ के आसपास था, वहां पर थोड़ा सा लिक्विडेशन हुआ है, अनवाइंडिंग हुई है, और अब ये नंबर जाकर के 1800 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और टीसीएस में भी इन्फोसिस के लाइंस में जो है 23% का उछाल यहां पर भी देखने मिला है, और 1600 करोड़ की पोजीशनिंग वहां पर भी देखने मिल रही है एमटीएफ बुक में। अब उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिनकी सबसे ज्यादा पोजीशनिंग में बढ़ोतरी हुई है जून के महीने में। परसिस्टेंट सिस्टम्स, अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने ये स्टॉक जो है उन स्टॉक्स में शामिल था जिनकी पोजीशनिंग घटी है, और इस महीने जो है 146% का उछाल देखने मिला है। 220 करोड़ से बढ़कर लगभग 550 करोड़ का आंकड़ा जून के अंत में देखने मिला है। वेदांता में भी डीमर्जर के बाद इसका दूसरा पूरा महीना था एज अ ट्रेडिंग स्टॉक। 908 करोड़ की पोजीशनिंग यहां पर भी देखने मिली है। बीएसई में 71%, टाटा स्टील में लगभग 70% का उछाल जून के महीने में देखने मिला था। एक स्टैंड आउट ये है कि सिल्वर ईटीएफ जो है, निप्पॉन एएमसी का सिल्वर ईटीएफ, वहां पर वापसी देखने मिली है। एक वक्त ऐसा था इस साल जब सिल्वर ईटीएफ जो था, ये निप्पॉन एएमसी वाला, वो सबसे ऊपर एमटीएफ बुक में पोजीशन था, जब चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने मिला था। लेकिन जैसे जैसे गिरावट आती गई वैसे वैसे यहां पर भी लिक्विडेशन देखने मिला था। लेकिन जून के महीने में 31% का उछाल यहां पर देखने मिला है। 913 करोड़ की पोजीशनिंग
यहाँ पर देखने मिली है। अब उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिनकी पोजीशनिंग में कमी आई है, और ये सभी 5 स्टॉक जो है निफ्टी 50 के कंस्टिट्यूएंट्स हैं। पिछले महीने एसबीआई का नाम टॉप 3 में शामिल था, लेकिन यहाँ पर 43% की गिरावट देखने मिली है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन जून के महीने में देखने मिला है, नतीजों के बाद और काफ़ी सारी चीज़ों के बाद। ट्रेंट में भी जो है बिकवाली जारी थी और यहाँ पर भी थोड़ा सा लिक्विडेशन देखने मिला, 37% का। बजाज फाइनेंस में 35 और इंडिगो में 42% का लिक्विडेशन देखने मिला था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि एमटीएफ पोजीशनिंग बढ़ती जा रही है, एमटीएफ बुक में इजाफा हो रहा है, लेकिन निफ्टी के काफी सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनमें अनवाइंडिंग देखने मिली है, एचडीएफसी बैंक इंक्लूडेड। शुक्रिया और माजूरी जानकारी के लिए। और मीनवाइल अब मार्केट डेज लो पर निफ्टी रखेगा स्क्रीन पर, और 88 अंक नीचे ऑलमोस्ट डेज लो पर हम कामकाज कर रहे हैं निफ्टी में वीरेंद्र जी। और जैसा कि आपने कहा था कि इंट्राडे में फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, डेज लो पर हम पहुंचते हुए, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही, डेज लोज नहीं लेकिन ठीक है, बहुत ही यहाँ पर 114 अंकों की गिरावट। लेकिन निफ्टी ने फिर अपनी बढ़त गवाई, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। श्रेया, पता है हमारा जो 100 डे था, इससे पहले जो हमने 24,128 काटा, आपको मालूम है एक शॉर्ट टर्म 10 डे 20 डे एवरेज को पार करना इज समथिंग डिफरेंट, 50 को पार करना समथिंग डिफरेंट, 100 200 को पार करना एक बड़ी चीज होती है श्रेया। आपको मालूम है 100 डे को पार करने में हमने कितने दिन लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेशन लगाए। और 200 डे पर यानी 24,400 पे आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना बढ़िया नहीं है। उसको पार करने के लिए आपको फिर थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, वो आपको लोअर ट्रेजेक्टरीज को टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे को अब निफ्टी लॉन्ग करना होगा तो आई विल वेट फॉर 261 और 200। 24,200 और 260 पे मेरा रिवॉर्ड अच्छा होगा कि अगर अगली बार भी बैंक निफ्टी 24,421 से वापस हो गया तो मैं एटलीस्ट कमा के निकलूँ। सो इस प्राइस पे रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं था डे ट्रेडर के लिए, इसीलिए इंडेक्स का बैकफुट पे आना लाजमी है। ठीक है, ये तो फिर से एक व्यू ले लिया हमने निफ्टी पर, जो अब ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास कामकाज करता हुआ। वक्त हो रहा है 4 का चौका का, और 4 का चौका लेंगे हम सस्ता ऑप्शन आशीष बहीती जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे सोमिल जी के पास। चार्ट का चमत्कार कविता जी बताएंगे, और मिड कैप फंडा बड़े दिनों के बाद आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे राजेश अग्रवाल जी, जो मिड कैप फंडा के साथ शुरुआत करेंगे। वेलकम बैक राजेश जी, आती हूँ आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन आशीष जी सस्ता ऑप्शन आपका बताएं। सस्ता ऑप्शन के तौर पे कॉटेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है पूरे रियलिटी पैक में, और कॉटेज प्रॉपर्टीज में भी अच्छा मोमेंटम है। 2000 का जो एक क्लस्टर है उसे चैलेंज करता हुआ देखने को मिल रहा है कॉल राइटर का। तो यहाँ पे 2020 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 54 पे ट्रेड कर रही है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 45 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 70 और 80 70 एंड 80 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे 2000 की कॉल गोदरेज प्रॉपर्टीज की। सोमिल, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा? मेरा एफएनओ सुपरस्टार वुड बी फ्रॉम द फार्मा पैक, मैक्स हेल्थ। मैक्स हेल्थ में एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है ऑन द डेली चार्ट्स, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 10 20 40 200 सारी एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, विच इज अ ग्रेट साइन। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस है ऑन द मंथली वीकली चार्ट्स, ट्रेंड ऑलरेडी अप है। मुझे लगता है यहाँ पर एक टारगेट्स रख सकते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 1230 का एक टारगेट रखेंगे और नीचे में एक स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट विल बी 1110। मैक्स हेल्थ केयर सोमिल जी की पिक होगी, एफएनओ सुपरस्टार। कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। चार्ट का चमत्कार पोजिशनल सेटअप होगा, एंड एज अ डिस्क्लेमर, एज अ शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल ये हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया है। फॉर शॉर्ट टर्म पोजिशनल 780 के ऊपर जब तक गणेश हाउसिंग का काउंटर मेंटेन है, शॉर्ट टर्म पोजिशनल टारगेट हमने 900 950 के शेयर किए हैं। बट दोज हु आर अप्रोचिंग इट एज अ BTST और इवन फॉर अ डे, आप इसे 780 के ऊपर जब तक मेंटेन है यहाँ पे बाइंग रखें फॉर प्राइस मूव ऑफ 850 860। जी हाँ, तो ये 3 कॉल्स हो गई, और अगली कॉल आएगी एक खास शख्स देंगे। बड़ी चुनौतियों के बाद सेबी का रिसर्च एनालिस्ट का कार्यक्रम एक बार फिर से ज्वाइन करने के बाद, सर्टिफिकेशन दोबारा हासिल करने के बाद कॉल देने के लिए CNBC आवाज़ की स्क्रीन पे मौजूद हैं राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी नमस्कार। मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। 5.25 महीने का वक्त निकल गया, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे। जहाँ तक मिड कैप का अंडा के स्टॉक का सवाल है, मैं हिमाद्री स्पेशलिटी के साथ जाना चाहूंगा। पहले ये सिर्फ केमिकल कार्बन ब्लैक की कंपनी जानी जाती थी, अब ये बेसिकली 3 वर्टिकल्स में है, केमिकल, ईवी, बैटरी और टायर्स में। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक में जो नॉन रबर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं उसमें है। टायर्स में इन्होंने बिरला टायर एनसीएलटी से लिया, जिसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, और अब इनका सारा फोकस रिप्लेसमेंट मार्केट और पोर्टफोलियो टायर्स जैसे कि ऑफ हाईवे, सीवी, एग्री, इंडस्ट्रियल, ईवी वगैरह के टायर्स में है। बैटरी मटेरियल्स में इन्होंने वेंचर किया है, 2 कंपनियां इन्होंने स्टेक लिया उससे। और चौथी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो करीब करीब 29% का जंप बॉटम लाइन में आया। और आगे का आउटलुक हमें इनके बैटरी वेंचर के कारण से, टायर वेंचर के कारण से बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। नैफ्थलीन बॉल्स में ये B2C के जरिए जा रहे हैं, तो सारे पायदान पे ये कंपनी खड़ी हो सकती है। हालांकि पिछले साल 1.5 साल में देखेंगे तो अच्छी बढ़त दिखाई है, बट यहाँ से भी हमें लगता है अच्छी अपसाइड हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, कम से कम 9 में से 12 महीने का नजरिया रखें और होल्ड करें। हिमाद्री केमिकल ये मिड कैप फंडा में राजेश जी की पिक हो गई और लंबी अवधि के नजरिए से भी अच्छा नजर आ रहा है। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए, रिकैप कर देती हूँ। टारगेट और स्टॉप लॉस देख लीजिए। आशीष बहिती जी से शुरुआत की हमने, सस्ता ऑप्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज आया, रियल्टी पैक में अच्छा दमकम। आपको 2020 का कॉल में पार्टिसिपेट करना है, 70 और 80 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, 45 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी मैक्स हेल्थ केयर के फीचर्स में खरीदारी की राय रख रहे हैं। एफएन सुपरस्टार में 1230 के टारगेट उनकी तरफ से, 1110 का स्टॉप लॉस लगाना है। कविता जी कह रही है कि गणेश हाउसिंग यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट का चमत्कार, 850 860 के टारगेट उनकी तरफ से आते हुए 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिर में राजेश अग्रवाल जी ने हिमाद्री केमिकल चुना है, लंबी अवधि के नज़रिए से इनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा श्रेया, राजेश जी के लिए कोई प्रश्न है क्या आपके पास? है एक्सक्लूसिव प्रश्न? एक्सक्लूसिव प्रश्न तो वो सर लास्ट के सेगमेंट में बचा के रखना था मुझे कि क्या देखें इस वीकेंड। बड़ा मिस किया सर वो सेगमेंट, है ना? हाँ, वो सेगमेंट मिस किया। उसमें आप देखें आपकी एक एक्सक्लूसिविटी है ना राजेश जी, बाजार में भी आपका एक अच्छा, अगर आप देखें तो आपका व्यू रहता है और बाकी उस कंटेंट को लेकर। बट राजेश जी, अभी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स आपने बहुत बार इस मंच पर शेयर भी किया है, बट आपके इस 5 महीने के अंतराल में एक लगभग एक अर्निंग सीजन पूरा गुजर गया, एक पूरी वॉर गुजर गई, है ना? एक बार यूएस में और जो रेस्ट ऑफ एशिया में जो एआई रैली थी, चिप स्टॉक्स की रैली थी, वो पूरी कोलैप्स हो गई। आपकी इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक समरी में और क्या क्या इंक्लूड किया है आप लोगों ने, जिसको आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हो, जिसको चेस करना चाहिए मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? आपने सही कहा कि एक पूरा वक्त गुजर गया जिसमें यूएस ईरान की लड़ाई ले लीजिए, आपके क्रूड का 3 फिगर तक जाकर के वापस से प्री वार जोन तक आ जाना, बॉन्ड यील्ड का ठंडा हो जाना, रुपए का अगर आप देखेंगे तो 96 रुपए के क्रॉस कर जाना, कई चीजें ऐसी हुई जो बीच में निकल गई, इवन बजट निकल गया। तो ये सारी चीजें बीच में हुई, लेकिन अब चूंकि हमें लगता है कि मैक्रो बहुत फेवरेबल हो गया है भारत के लिए। अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो जहां 24 के आसपास की पी पे हम ट्रेड कर रहे थे, अब 17-18 की पी पे आ गए। अर्निंग आउटलुक डबल डिजिट में है, हालांकि लोअर डबल डिजिट में है, 12 से 13% के आसपास का, वो भी बढ़िया है। जीडीपी की ग्रोथ 7.8% जो Q4 में आई वो अपने फेवर में है। आरबीआई के कई कदम उठाए गए फॉरेन इनफ्लो लाने के लिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो नीचे चले गए वो फेवर में है। रुपया 94-95 में आ गया, 96 के ऊपर जाकर के जीसेक के यील्ड नीचे आ गए। तो ये सारी चीजें अब फेवर में है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिड कैप में, खास करके ध्यान देने की। इसमें अगर कहा जाए तो बैंकिंग ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, खास करके पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखो तो भी उसने परफॉर्म किया ही नहीं। जो भी बैंक निफ्टी में बढ़त आई वो प्राइवेट सेक्टर बैंक से आई। तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कई मिड कैप के नाम है, जैसे हम हमेशा से महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे बुलिश रहे हैं, वहां तो अच्छी बढ़त हो गई। अब मुझे लगता है कि वहां से हटके भी अगर आप देखो तो सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक,
ये अच्छे लग रहे हैं। लार्ज कैप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कल जो खबर आने के कारण से बड़ी गिरावट देखी गई, वहां पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके अलावा अगर कहा जाए तो ऑटो पैक में ऑटो से बहुत अच्छे नंबर्स आए। अब फोर्स मोटर का नंबर जो मंथ ऑन मंथ आता है वो कल बहुत एक्साइटिंग आया, वहाँ अच्छी बढ़त हो सकती है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा मैनेजमेंट है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इस तरह के कई स्पेसेस हैं। हेल्थ केयर एक स्पेस है जो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। आज कुछ मीडिया के हवाले से अच्छी खबर आई कि मणिपाल का एक बड़ा आईपीओ आने वाला है। तो उसके अलावा अभी सौमिल मैक्स हेल्थ केयर बता रहा था, वहां हमें अच्छी अपसाइड नजर आती है। तो ऐसे चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां नजर रखनी चाहिए। और सबसे बड़ा अगर अपमूव दे सकता है आने वाले दिनों में, तो मैं समझता हूँ रिलायंस दे सकता है। जो एजीएम में उनकी अनाउंसमेंट आई एआई को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के, रिटेल में जिस तरीके की बढ़त बनाई है, 22,000 करोड़ का रिलायंस का कंज्यूमर की जो रेवेन्यू आया है और 1 लाख करोड़ की वो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ा अपसाइड दे सकता है। जियो का आईपीओ अनाउंस हो चुका है। तो साल भर का नजरिया और मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। राइट तो ये मार्केट पे व्यू, इनफैक्ट कौन से पॉकेट स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो समझ लिया हमने डिटेल में राजेश जी से। अब बस सीमेंट स्पेस की चर्चा कर लेते हैं। सीमेंट स्टॉक्स पर हम लगातार अभी डिस्कस कर रहे थे। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट सभी में अच्छी खासी तेजी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जून में सीमेंट की डिमांड कमजोर रही है। इनफैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में भी सुस्ती के आसार है, फिर भी ये स्टॉक्स चल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या चल रहा है इस मार्केट में, ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, वंस अगेन गुड आफ्टरनून, और क्या चल रहा है सीमेंट स्पेस में? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जून में डिमांड कम होती है, ये सालों से मतलब ये एक पैटर्न ही बना हुआ है सीमेंट की कंजम्पशन डिमांड का। लेकिन मार्केट थोड़ा सा आगे देख रहा है और थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के चलते आप देखें कि स्टॉक्स अब ऑफलोस की रिकवरी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीमेंट का जो चैनल चेक्स किया है ब्रोकरेजेस ने, सब बता रहे कि मांग थोड़ी सी सबड्यूड है। चारों तरफ जितने भी आप देखें तो रीजन्स हैं, यहाँ पर सबड्यूड आपको डिमांड नजर आएगी। और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ये मॉनसून की वजह से भी थोड़ी सी धीमी हो जाती है, तो डिमांड पर सीधा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब मांग सबड्यूड होती है तब ये जो डीलर्स हैं ये प्राइजेस कैसे रखें, इसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है कि आगे जाकर सीमेंट स्पेस की जो चाल है वो कैसी देखने को मिलेगी। तो प्राइजेस अगर आप देखें तो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में स्लाइटली थोड़े से स्टेबल साइड पर देखने को मिले, और बाकी के अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इन स्टॉक्स में रिकवरी का कारण ये भी हो सकता है कि पेटकोक की कीमतें आप देखें, क्योंकि जब कच्चा तेल बढ़ रहा था, वेस्ट एशिया का तनाव था, तो दुनिया भर में सभी प्रकार की जो एनर्जी है बड़ी महंगी हो गई थी। और ऐसे में क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके मार्जिन्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब आप पेटकोक को समझिए ये कि अभी भाव चल रहा है $132 प्रति टन के आसपास, और इसमें अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर $20 की प्रति टन की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन हाई से अगर आप देखें ना तो ये काफ़ी कम हुआ है। $168 के आसपास का भाव चला गया था प्रति टन, जो कि अब 132 हो गया है, यानी $36 करेक्ट हो चुका है। तो मार्केट इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि आगे जाके जो एनर्जी कॉस्ट शायद Q1 में बढ़ा हुआ नजर आए, Q2 के बाद से ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा और वहाँ से आप देखें तो एक बेनिफिट मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा। लेकिन चैनल चेक है तो एक बार कीमतों की बात करनी पड़ेगी। अब आप पूर्वी भारत में देखें यानी ईस्ट में, तो तकरीबन आपको ₹7 प्रति बोरी ये कीमतें घटी हैं, ये स्लाइटली नेगेटिव है। दक्षिण में आप देखें तो ₹10 प्रति बैग है, लेकिन पश्चिम भारत में मांग रिजिलियंट है, ये बड़ा टेक अवे है। और यहाँ पर आप देखें तो ऐसे सिनेरियो में ₹10 प्रति बैग कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब फोकस रहेगा कि आगे आने वाले 2 महीनों में क्या रोल बैक प्राइजेस होते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट फोकस कर रहा है एनर्जी कॉस्ट पर। एनर्जी कॉस्ट पर मार्केट का फोकस। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए कि सीमेंट स्पेस में आखिर चल के आ रहा है। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जी से बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका कार्यक्रम में फिर स्वागत है। चलिए अब राकेश जी से आज के बिग मार्केट को ऐसे ही कड़ी में जो बातचीत है वो फिर से शुरू करते हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपसे हुई पिछली मंत्रणा और इस मंत्रणा के बीच में 2 चीज़ों को लेकर हम थोड़े से आश्वस्त हैं कि ये वॉर फाइनली अब इतिहास के पन्नों में है, बाकी कुछ ना कुछ तो रोज होता ही रहेगा। क्रूड 70 का हो गया, वो हमारे सबसे सहायक है,
और बाकी अब थोड़े बहुत आते हुए आपको अर्निंग सीजन के अपडेट्स नजर आ रहे हैं। आपको इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है और अभी आप कहाँ कहाँ फोकस कर रहे हैं जहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपेक्षाकृत पहले से अच्छा लग रहा है? नमस्कार वीरेंद्र जी, और धन्यवाद इस शो पर फिर से आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल सही बताया आपने कि जो मैक्रो अनसर्टेनिटी था वो काफी हद तक हमारे पीछे छूट चुका है। और जैसे क्रूड की बात करें या जो वॉर की बात कर रहे थे आप, उसकी वजह से जितना एक हेडविंड था वो मेरे ख्याल से अभी काफी कुछ धीरे धीरे टेलविंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो फोकस है वो मोस्टली अर्निंग्स पर शुरू हो जाएगा। हालांकि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग है वो थोड़ी दिक्कत वाली हो सकती है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में वीरेंद्र जी जो रॉ मटेरियल है वो जो इस वॉर पीरियड में जिस हिसाब से तेजी आई थी उसमें उसका जो फ्लो थ्रू है पीएनएल में वो हमको इस क्वार्टर में दिखाई देगा। तो हो सकता है कि थोड़ा मार्जिन में प्रेशर रहे, बट साथ में ये भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी कंपनीज ने एंड प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ाए हैं उस पर्टिकुलर कॉस्ट इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने के लिए। तो हो सकता है कि थोड़ा उसका एक कुशन मिलेगा मार्जिन में। बट अगर सेकंड क्वार्टर से आगे की अगर हम बात करें वीरेंद्र जी, तो ऐसा लगता है कि हम फिर से निफ्टी में करीब 10 से 12% की अर्निंग ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी आराम से देख सकते हैं। और वहीं से ऐसा हमें लगता है कि कुछ कुछ सेक्टर्स है जहां पर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें काफी पॉजिटिव है। जैसे ऑटो सेल्स के नंबर्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लोगों को थोड़ा मानसून को लेकर चिंता बनी हुई है रूरल इकोनॉमी में, बट मुझे लगता है कि बहुत सारा उसमें प्राइसिंग हो चुका है। तो यहाँ से एक अपसाइड रिस्क ही बचता है उस केस में। बैंकों के अगर नंबर्स की बात करें तो अभी भी काफी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ दिखाई दे रही है और ये दिन ब दिन क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी एक पॉजिटिव टेलविंड बना हुआ है। और कंजम्पशन की बात करें तो बहुत सारे नंबर जो दिखाई दे रहे हैं वो धीरे धीरे करके कंजम्पशन में ग्रोथ का एस्पेक्ट बहुत क्लियर है। हालांकि एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर थोड़े वीक दिख रहे हैं, बट उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसमें से प्राइमरीली उनका एक्सपोजर जो एरिया में है जहां पर क्विक कॉमर्स का दिन ब दिन बढ़ता हुआ एक प्रेजेंस है, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो अभी भी हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है वीरेंद्र जी वो इन्हीं सेक्टर्स को लेकर ज्यादा फोकस्ड है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, पावर टीएनडी यूटिलिटी स्पेस हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस हो गया, और कुछ हद तक जो रुपी डेप्रिसिएशन के बेनिफिशरीज हैं उसमें से कुछ मिड कैप आईटी कंपनीज है जहां पर हमारा एक्सपोजर है। ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या फार्मा हेल्थ केयर की कंपनीज है, उनमें हमने एक्सपोजर। ओके राकेश जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अभी भी आपने अपने पोर्टफोलियो में शुमार किया हुआ है। ये सर जो खबर आई आज के सेशन में कि चाइनीज 4 कंपनियों को अब पार्टिसिपेशन इजी हो जाएगी यहाँ पर, उसका एक डेंट पड़ा सारे स्टॉक्स पर। वायदा के टॉप लूजर्स हैं सबके सब, 8.5-9% टूटे हैं आज के सेशन में। इस खबर के बाद क्या थोड़ा पोर्टफोलियो अब ट्वीक करेंगे आप या फिर अभी भी बने रहेंगे इसमें? श्रेया जी, बिल्कुल आज का रिएक्शन मेरे ख्याल से बहुत नीजर्क रिएक्शन है एक हिसाब से। ये जो 4 कंपनियां हैं ये चारों कंपनियां अलग अलग क्षेत्र पावर टीएनडी में कैटर करती हैं। एक ट्रांसफार्मर कंपनी है, एक स्विच गियर कंपनी है, एक एंसिलरी कंपनी है, और इनकी जो प्रेजेंस है, जो अप्रूवल मिला है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उनको लेकर मिला है अगले 2 साल के लिए जो एग्जम्पशन है। और उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 50% जो है वो लोकलाइजेशन होना चाहिए। तो इससे एक हिसाब से थोड़ा सप्लाई साइड पे एक ईजिंग होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये जो कदम लिया है सरकार ने, इसका प्राइमरी रीजन है कि डिमांड बहुत स्ट्रांग है और उस स्ट्रांग डिमांड को मीट करने के लिए अगर सारी कंपनियां जो केपेक्स कर रही हैं वो भी सफिशिएंट नहीं है। और ये डिमांड श्रेया जी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबल डिमांड है। तो बहुत सारी कंपनीज आज की तारीख में एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर बहुत फोकस्ड है। इस संदर्भ में ये जो रिलैक्सेशन दिया है इसका अभी एक बार के लिए नीजर रिएक्शन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग ट्रेजेक्टरी दिखती है इस पूरे सेक्टर में। तो हमारा पॉजिटिव बायस अभी भी कायम है। ओके अच्छा राकेश जी, एनबीएफसीज में मूव अच्छे आ रहे हैं। सारी एनबीएफसीज अपने प्रीवियस हाई को फिर से रिगेन करने की कोशिश करती है। एल&टी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, अच्छा मूव है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी में थोड़ा सा बीच में रुझान कमज़ोर था बिकॉज ऑफ गोल्ड, बट अब थोड़ा सा वो भी अपने लॉस्ट ग्राउंड को रिगेन कर रही हैं। एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है?
विद इन बैंक निफ्टी आप थोड़ा सा पशुपेश में रहते हैं कि इस बार के मार्जिन्स कैसे रहेंगे, मैं क्या पिक करूं, पीएसयूज पिक करूं या प्राइवेट, बट यूनानिमस एक मूव था पिछली बार एनबीएफसीज में, एनबीएफसीज पर आपका टेक क्या है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो एनबीएफसी या अगर मैं साथ में उसमें क्लब कर दूं जो स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं, उसके अंदर अभी भी जो क्रेडिट ग्रोथ को लेकर जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है वीरेंद्र जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्री लेवल का जो क्रेडिट ग्रोथ है उसको बड़े आराम से अराउंड 1.5 टाइम्स से क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेंशन दे सकती है ये सारी कंपनीज, और वो नंबर हमको धीरे धीरे दिख भी रहे हैं। तो वहां से हमको एक अच्छा ईएम ग्रोथ और अच्छे एडवांसेस ग्रोथ को लेकर एक ट्रेजेक्टरी दिख रही है। जहां तक मार्जिन्स की बात करें वीरेंद्र जी, तो हमारा ऐसा मानना है कि अब यहाँ से मार्जिन जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं बचा है। यहाँ से हो सकता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ फंड स्टेबल से थोड़ा पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में ही दिखेगा, बट उसके संदर्भ में धीरे धीरे करके जिस हिसाब का डिमांड एनवायरमेंट है वीरेंद्र जी, उससे हो सकता है कि यील्ड में थोड़ा और इजाफा दिखाई दे। कंपनी जो है वो थोड़ी फोकस हो सकती है, जहां पर उनको बेटर यील्ड मिल रहा है वहां पर लैंडिंग करने के लिए, तो इस हिसाब से एक स्प्रेड में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और जहां तक क्रेडिट कॉस्ट की बात करूं अगर मैं, तो अक्रॉस द बोर्ड हम काफी अच्छे सिचुएशन में, यहाँ पर एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वहां पर एक पॉजिटिव सरप्राइज अभी भी कायम है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो उम्मीद से शायद कम रहेगी। तो इस सब को लेकर जो लैंडिंग स्पेस है उसमें अर्निंग ट्रेजेक्टरी सबसे स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, और उसी का एक नतीजा है कि जो हम निफ्टी अर्निंग्स की बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा कंपोनेंट इसी सेगमेंट से आता है। तो यहाँ पर हमारा बायस जो है वीरेंद्र जी, जैसा आपने बताया एनबीएफसी या जो स्मॉल रीजनल बैंक्स हैं उनमें ज्यादा है। ठीक है राकेश जी, मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका, स्पेशली गोल्ड्स और सिल्वर पे, प्रेशियस मेटल्स पर जिस तरीके से रैली हुई थी फिर थोड़ा नीचे आए, और फिर क्या वैसी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, क्या व्यू? श्रेया जी, मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी में एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितना मुझे समझ में आ रहा है ये जो वॉर का जो प्रीमियम बिल्ड हुआ था वो धीरे धीरे अब अनवाइंड हो रहा है। और जहां तक गोल्ड की बात करूं या सिल्वर की बात करूं तो इसमें अभी भी काफी सारा इन्वेस्टर डिमांड है, और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम देखें तो बहुत सारी सरकारें अब या रिजर्व बैंक्स जो हैं, सेंट्रल बैंक्स, उन्होंने अभी गोल्ड परचेजेस धीरे धीरे कम कर दिया है, और वो एक बड़ा फैक्टर था पिछले कुछ 4-5 साल में गोल्ड प्राइसेस को एक बूस्ट देने के लिए। तो अगर ये ट्रेजेक्टरी इसी तरह रही जहां पर कि सेंट्रल बैंक्स थोड़े हाथ खींच लेंगे अगर बाइंग को लेकर, तो हो सकता है उसका एक प्रेशर रहे, बट ये एक अच्छा हेज है गिवन दैट जो डॉलर इंडेक्स है वो भी 100 के ऊपर चल रहा है। और जहां तक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को लेकर बात करें तो पिछले 5-6 साल में हमने जितनी अनसर्टेनिटी देखी है वो पिछले दशक में हमने नहीं देखी है। तो ये एक फैक्टर हमेशा रहेगा जहां पर प्रीशियस मेटल को एक प्रीमियम मिलेगा पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में। राकेश जी, केमिकल्स पे आपका टेक क्या है? केमिकल्स में बाइंग एफर्ट नजर आ रहा है, बट आपको क्या लगता है कि वो, क्या फिर आप पहले अर्निंग्स देखना चाहेंगे Q1 के नंबर्स, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया देंगे अपने आप? नहीं, बिल्कुल केमिकल सेक्टर वीरेंद्र जी, जैसा कि आपने देखा पिछले काफी समय से लगाड़ रहा है एक हिसाब से, क्योंकि उसका बड़ा रीजन है कि बहुत सारे सेगमेंट में अभी भी डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं आया है। ग्लोबल जो डीस्टॉकिंग चल रहा है उसको लेकर अभी भी कंसर्न है, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो मिसिंग था अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे केमिकल की बात करूँ तो। और उस दरमियान अगर रिसेंटली जो जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ी हैं, तो एक हिसाब से रॉ मटेरियल प्राइस भी बढ़ी है और एंड प्रोडक्ट प्राइसेस भी बढ़ी है, बट एक जो उसका दूसरा नुकसान होता है कि जिस हिसाब से डिफ्लेशन आया है वापस, प्राइसेस जो करेक्ट हुई है उसमें कुछ हद तक इन्वेंट्री लॉसेस बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे अब इन कंपनीज में। तो हो सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा नरम रहे मेरे हिसाब से, बट यहाँ से धीरे धीरे करके जितना हम मैनेजमेंट से बात करते हैं, जो कमेंट्री सुन रहे हैं, उसमें अगले 12 से 18 महीने को लेकर काफी पॉजिटिविटी है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। और मेरे ख्याल से इंडिया में जैसे करेंसी का जो एक टेलविंड मिला है, मेरे अगर यूएसडी आईएनआर को दूसरी करेंसीज के साथ कंपेयर करें तो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज के लिए बेनिफिट है, तो उसका केमिकल सेक्टर को एक पॉजिटिव टेलविंड मिलेगा। इसलिए हम भी धीरे धीरे करके केमिकल सेक्टर में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं।
पर मैं कॉशन करूंगा कि हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर रिजल्ट थोड़े नरम रह सकते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अब लेके आइए निफ्टी। हमने लगभग 24,270 पे ही कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहीं पर है। और जरा निफ्टी बैंक लेके आइए, हमने लगभग इसी प्राइस पे 57900 पे शुरू की थी, वहीं पर है। अनुज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। अनुज, इस सेशन ने कैरी जिसने ट्रेड किया सबको उसको फायदा काफ़ी दिया है ना? अच्छा, मैं आपके पीछे का बैकग्राउंड देख के थोड़ा विचलित हो गया है ना। ग्रीनरी नजर आई है, मेरे बगल में ग्रीनरी है लेकिन पीछे नहीं है। लेकिन हाँ, अब आते हैं रणनीति पर। क्या करें अनुज, ये मंडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल मेरे देखिए वही कहाँ पहुंच गया? कैरी करिए। रणनीति पे मैं बाद में आऊंगा, ये पहुंच कहाँ गए आप? अब मुझे मैं ग्रीनरी से विचलित हो जाता हूँ। नहीं, बहुत तेज बारिश है, मुंबई की पहली बारिश है, तो थोड़ा सा उसको एंजॉय करने के लिए करजत की साइड पे आया था, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो बस उसी का लुत्फ उठा रहा हूँ थोड़ा सा। और मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आते हैं अनुज निफ्टी पर, स्ट्रेटजी पर। हाँ, तो बिल्कुल नहीं, मेरे देखिए व्यू वही है, कैरी करिए पोजीशंस को। देखिए इंट्राडे में मार्केट में कैरी करने पे पैसा बन रहा है। अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आज भी 100 पॉइंट ऐड ही हुए हैं, ठीक है। जो दिन का हाईएस्ट पॉइंट था वहां 150-200 पॉइंट ऐड हो रहे थे, अभी 100 पॉइंट ऐड हो रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ी सी निफ्टी आईटी ने उसकी जगह ले ली है कुछ दिनों के लिए। आई थिंक ये आज जो पावर इक्विपमेंट वाली न्यूज है उसने थोड़ा मिड कैप का सेंटीमेंट खराब किया है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्पेस अच्छा कर रही थी अब तक। तो ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं, BHEL, हिताची वगैरह, ये इनमें थोड़ा सा आज सेंटीमेंट हर्ट हुआ है जरूर, लेकिन अदरवाइज आई थिंक मार्केट ठीक है, निफ्टी एकदम ठीक है। और अपनी पोजीशन कैरी करिए, कॉल पोजीशंस, बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है। अनुज, गुड आफ्टरनून। PSU बैंक्स जिस तरीके से टूटे हैं, इस पर क्या व्यू? क्योंकि इसी की वजह से बैंक थोड़ा मुश्किल रहा उसका इंट्राडे आज के सेशन का, और SBI 1.5% नीचे था सर, आज निफ्टी का टॉप लूजर। देखिए थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हुआ है, वो BOB की न्यूज थोड़ी सी नेगेटिव थी। इसके अलावा अगर आप देखें डॉलर रूपी पर थोड़ा सा प्रेशर रहा है, तो वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है मार्केट में। और थोड़ा मार्केट का फोकस अब प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा है कंपेयर टू PSU बैंक्स, श्रेया। लेकिन ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि आज ओवरऑल मार्केट का, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ, उस वजह से भी शायद थोड़ा PSU बैंकों में थोड़ी सी दिक्कत आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई ब्रेकडाउन के साइन है अभी भी। हाँ, ओवरऑल बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन है, इसके लिए मेरे ख्याल से बेटर है कि अभी थोड़ा निफ्टी में फोकस करें, FMCG पे फोकस करें, आई थिंक केमिकल्स में फोकस करें, UPL, SRF, यहाँ अच्छे मूव्स आए हैं, इस तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें। कुछ देर के लिए चाहे तो PSU बैंकों को छोड़ दें। ओके, अभी थोड़ा PSU बैंक से दूरी बना के रखें। बहुत शुक्रिया अनुज जी, एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर, एंजॉय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और डीलिंग डेस्क पे क्या कुछ माहौल है, कौन से स्टॉक्स डीलर्स के रेडार पर हैं, वो समझ लेते हैं। नुपुर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। नुपुर, गुड आफ्टरनून। बताइए डीलर्स डेस्क पे क्या कुछ आज? काफ़ी कुछ मोमेंटम देखने को मिला है डीलर्स की डेस्क पे। सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पे रडार पे आते हुए नजर आया वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पे खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 0.4% स्टॉक ऊपर है। 13 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी शेयर्स एक्सचेंज हो चुके हैं। 5 डे एवरेज से देखें तो काफ़ी ऊपर आपको ये आंकड़ा दिखेगा। दूसरा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो इंस्टीट्यूशनल डेस्क है वहाँ पे अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। जो संस्थागत निवेशक है वहाँ पे खरीदारी आती हुई नजर आ रही है, और डीलर्स की तरफ से भी पॉजिटिव रुझान भारतीय एयरटेल की तरफ बनता हुआ दिखा है। तीसरा स्टॉक फार्मा सेक्टर की तरफ से आते हुए दिखा है, वो है जाइडस लाइफ। यहाँ पे खरीदारी की सलाह डीलर्स की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। हाई वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर खरीदारी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 0.4% स्टॉक ये भी ऊपर है। 15 लाख से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार ऑलरेडी देखने को मिल चुका है अब तक, और 5 डे एवरेज देखेंगे तो 12 लाख शेयर्स आपको नजर आएंगे। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस, भारतीय एयरटेल और जाइडस लाइफ आज फोकस में है। शुक्रिया अनुपुर। डीलर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चेस कर रहे हैं, उस पर एक व्यू बताने के लिए अब एक काम करते हैं, BTSC ट्रेड शुरू करते हैं और चलते हैं पहले मानस के पास। मानस, क्या पिक करेंगे आप? तो देखिए फार्मा स्टॉक की तरफ थोड़ा रुझान है, तो बायोकॉन के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे। जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए, तो इसका फ्यूचर खरीद के जाएंगे। 430 रुपए पे इसका फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। आपके स्टॉप लॉस 423 के रहेंगे, और ऊपर की तरफ 445 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, बायोकॉन फार्मा स्पेस से ही
कविता जी, आप क्या चुनेंगी मंडे के लिए? तो मैं आईटी से ही चुन रही हूँ, दैट इज ओएफएसएस, और एकल फाइनेंस 11237 के लेवल पर है। एक अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिखता है काउंटर, सो ये मोमेंटम फर्दर कैरी होते हुए दिखना चाहिए। 11500 11700 के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए अंटिल काउंटर 11000 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर बाइंग में बने रह सकते। ओके कविता जी, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट जो है इस वक्त आईटी में, उसको पिक करते हुए सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा अंबुजा सीमेंट। सीमेंट की हम बात कर रहे थे अभी। अंबुजा सीमेंट में एक फ्लैग पैटर्न टूटा है। दिस इज ओनली अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। मीडियम टर्म में अभी भी इसकी ट्रेंड डाउन है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में अच्छा स्पाइक आ सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 435 और टारगेट रहेगा 460। अंबुजा सीमेंट सोमिल जी की पिक हुई। गाबा सर, मंडे के लिए कौन सा स्टॉक? मंडे के स्टॉक रहेगा जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक। ट्रेड करा है 977 पर, स्टॉप लगाएंगे 970 का, 7 रुपीज का, टारगेट रहेगा 990। इंडसइंड बैंक पोर्टफोलियो स्टॉक, डिस्क्लेमर। ओके, इंडसइंड बैंक 977। ये राजेश जी की कॉल भी थी। अब राजेश जी की कॉल के लिए दोबारा चलते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी, आपकी कॉल क्या है? वीरेंद्र जी, देखिए हुंडई मुझे लगता है आज जिस तरह से रिवर्सल दे रहा है, अगर आप देखिए उसमें एक ब्रेकडाउन था, और ये जो ब्रेकडाउन था तो लगा था कि ये टूटेगा, लेकिन आज पहली बार इसने कंप्लीटली उस जो मूव था, निगेटिव मूव, उसको निगेट किया है। 2000 के ऊपर का बाय रहेगा, 2050 2060 तक का स्विंग एज ए बीटीएसटी आना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1990 का, 1990 का स्टॉप लॉस। hyundai मोटर यहाँ पर शानदार मूव्स वीरेंद्र जी ने मार्क भी किया था और ऑलमोस्ट देखिए 2% ज़्यादा की तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी। सारे बीटीएसटी ट्रेड्स ही आए हैं और हमने ले लिए हैं। ब्रेथ अब समझ लेते हैं मार्केट की कैसे रही। एफएनओ ब्रेथ वीरेंद्र जी थोड़ी तो बिगड़ी होगी जाते जाते। हाँ, पूरा हफ्ता अच्छा रहा है तो शायद थोड़ी सी जाते वक्त तो नासाज रहेगी ब्रेथ। और बैंक्स जो थे वो थोड़ा सा मायूस कर गए। यस, शॉर्ट 89 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 16 में। लॉन्ग्स हालांकि इतनी खराब नहीं थी, बट स्टिल अगर आप देखें तो बैंक्स का ना प्रेजेंट होना इस पार्टी में टुवर्ड्स वीकेंड वो थोड़ा सा खल रहा था बाजार को। वो टायर्ड बुल लिक्विडेशन बैंकों में, कुछ खबरें बीओबी को लेकर अच्छी नहीं आई तो उसका इम्पैक्ट पड़ा। 79 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 30, 89 शॉर्ट, लगभग 16 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। फर्स्ट स्लाइड लेके आइएगा लॉन्ग्स के। यहाँ पर क्या क्या था सबसे ऊपर? आईटी में था। अच्छा, लीड हालांकि अगर आप देखिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन का था। केन्स टेक हो गया, लोरा डेवलपर्स, रियल एस्टेट में इस बार बहुत अच्छे लॉन्ग क्रिएट हुए। नाल्को मेटल्स पे रिवर्सल था। इंडसइंड बैंक जिसके मैं कह रहा था कि बेस्ट प्लेसमेंट इन एंटायर बैंक्स। और विंडो फार्मा इस हफ्ते का एक सबसे बड़ा लीडिंग स्पेस रहा। इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई। सेकंड स्लाइड शॉर्ट कवरिंग। ये शॉर्ट कवरिंग में अगर आप देखें सबसे ऊपर नाम रहा आज एचसीएल टेक का, ल्यूपिन का, यूपीएल। एक शानदार रिवर्सल ट्रेड बना पिछले कुछ सेशंस में। हुंडई मोटर्स मैंने मार्क किया था और कविता जी की कॉल। ओरेकल फाइनेंशियल्स एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप इन मिड कैप आईटी। जी वर्नोवा, चीनीज कंपनियों का पावर टेंडर्स में अप्लाई करना, उसमें अगर आप देखें तो जो 2 साल के लिए छूट मिली है उसका पूरा इम्पैक्ट सुबह से ही जी वर्नोवा, हिताची, सीजी पावर, बाकी बैंकों का, पीएसयू बैंकों का मूड खराब था और पॉलिसी बाजार में अगर आप देखें तो आज बैकफुट पे सुबह से ही। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। वो थी आपकी क्रॉम्पटन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एफएसएन ई कॉमर्स लास्ट वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर था। कोलगेट को देख के थोड़ा खराब लगा क्योंकि एफएमसीजी में एक मूव जनरेट हो रहा था कल से, वो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। बाकी एनबीसीसी एक बार कोलगेट ही लेके आइएगा। और टुवर्ड्स एंड देखिए जो माहौल खुशनुमा था ना, निफ्टी एफएमसीजी में रखना चाहूँगा एक बार। और उसका हल्का सा मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है अभी भी। ब्रिटानिया प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, कोलगेट प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, डाबर प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, इमामी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, गोदरेज सीपी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, एचयूएल प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया, आईटीसी प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया। और मैरिको में एक क्लास 1 कैंडल रिवर्सल था। बस एक अगर आप छोड़ दें तो नेस्ले था जो ठीक ठाक था, और एक टाटा कंज्यूमर जिसने लोअर ट्रैजेक्टरीज पर अच्छा किया। और इनफैक्ट एक यूएसएल क्लियर कट विनर। यूएसएल इज द बेस्ट आई मीन अमंग ऑल। प्रकाश सर, आपका टेक क्या होगा? यूएसएल 1391, अब आप 1400 के कॉल राइटर्स को परेशान कर रहे हैं। 1400 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे एक बजा, उसका ओआई देखते हैं। आपका टेक यूएसएल पे? यूएसएल को 1-2 दिन या 3 दिन के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 1350 और 1360 के वहां आसपास।
अब ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड करें, आप ट्रेड करें 1390, मेरे ख्याल से इसका टारगेट 1450 टू 1500 होगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। डिप्स जब भी कोई मिलती है यूएसएल में बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्राइडे स्टॉक यूनाइटेड स्पिरिट्स गाबा से को तो अच्छा लग ही रहा है और आशीष जी ने भी इसको टॉप ट्रेड्स में अपने आज शो के शुरुआत में सुझाया था। तो देखिए शानदार मूव्स 1450, 1420 और 50 तक के टारगेट उनकी तरफ से आते हुए नजर आए हैं। तो ऑलमोस्ट हाँ ठीक है, ये तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात हो गई। अच्छा, अगले हफ्ते के बहुत सारे ट्रिगर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और मार्केट को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, वो समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून श्रेया। और अगला वीक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई सारी कंपनीज अपने जो पहली तिमाही के नंबर्स हैं उनको भी पेश करती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मंडे से, तो यूएस में यहाँ पे सर्विस पीएमआई का जो डेटा है वो आता हुआ दिखाई देगा। एलआईसी हाउसिंग की यहाँ पे बोर्ड मीट है और साथ में ट्राइडेंट की भी बोर्ड मीट इसी दिन है। अगर हम बात करें जुलाई 7 यानी कि ट्यूसडे की, तो जापान में यहाँ पे हाउस होल्ड स्पेंडिंग का जो डेटा है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। वेंसडे में अगर हम जाएँ तो एफओएमसी के मिनट्स आएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रात के 11:30 बजे आपको आते हुए दिखाई देंगे, यानी कि रिएक्शन आपको 9 जुलाई को आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि 9 जुलाई और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो चाइना का इन्फ्लेशन रेट का डेटा आएगा, पीपीआई डेटा आएगा, यूएस में एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा, और इसी दिन से शुरुआत होगी पहली तिमाही के नतीजों की। टीसीएस अपने पहली तिमाही के नतीजे प्रेजेंट करेगा। इसके साथ ही आनंद राठी वेल्थ, जीएम ब्रूअरीज के नंबर्स भी इसी दिन आएंगे। फ्राइडे की तरफ बढ़ा जाए तो जापान में पीपीआई का डेटा आएगा, इंडिया के अंदर बैंक की लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ का डेटा, और चाइना में व्हीकल सेल्स का डेटा भी इसी दिन आएगा। और साथ में यहाँ पे आएंगे एल&टी फाइनेंस के नंबर्स। और यहाँ पे सैटरडे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एलटीएम के जो पहली तिमाही के नंबर हैं वो आते हुए दिखाई देंगे। तो अगला पूरा ही हफ्ता आपको काफ़ी सारे अपडेट्स और काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। शुक्रिया कंचन इस पूरी बातचीत के लिए। और क्या क्या अगले हफ्ते है जो बाजार को प्रभावित करेगा उस पर प्रकाश डालने के लिए अब चलिए बात करते हैं। प्रभावित आपके और हमारे मन को जो करेगा वो है सिनेमा या फिर आपका ओटीटी पे उपलब्ध जो भी कंटेंट होगा, उसका जायजा लेने के लिए राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, पहले तो बताइएगा कि गुल्लक का ये ताज़ा तरीन सीजन लगा कैसा आपको, है ना, और बहुत संक्षेप में रखिएगा। और उसके बाद इस हफ्ते क्या है? वीरेंद्र जी, ऐसा है कि गुल्लक का जो 5वां सीजन है वो उतना बेहतर नहीं हो पाया जितना पहले था, और जो कैरेक्टर्स चेंज हुए उसको भी थोड़ा मिस कर रहे हैं। पर ठीक है, एक फैमिली टाइप सीरियल है, एक बार देखा जा सकता है, बट पहले से थोड़ा हल्का रहा। और पहले 3 एपिसोड्स में वो कहाँ रहे, पहले 3 एपिसोड्स में वो क्या दिखाना चाह रहे थे, सेंस नहीं मिला। देखा श्रेया आपने? मैंने देखा सर, पहला एपिसोड ही देखा और वो जैसा बता रहे राजेश जी, वो ग्रिप नहीं कर पाई ऑडियंस को इस बार। कैरेक्टर चेंज ने काफी कुछ थोड़ा सेंटिमेंट खराब किया, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। हालांकि मुझे खत्म करनी है एपिसोड सारे सीजन 5 के। चलिए अब आते हैं राजेश जी के पास। राजेश जी क्या बताया, क्या देखें इस हफ्ते? देखिए, ये हफ्ता इतना बढ़िया है ओटीटी और थिएटर के लिए कि इससे बेहतर हफ्ता नहीं हो सकता था मेरी रीजॉइनिंग का। थिएटर की बात की जाए तो अल्फा, अगर आप देखो आलिया भट्ट शर्वरी की YRF में जो स्पाई सीरीज चलती है जिसकी ये 7वीं इंस्टॉलमेंट है, बहुत शानदार हो सकती है। जो ट्रेलर मैंने देखे हैं, अच्छे एक्शन सीक्वेंस देख रहे हैं, स्टार कास्ट तो अच्छी है ही, जैसे मैंने कहा कि आलिया भट्ट, शर्वरी, उसके अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर, और एक कैमियो रोल में ऋतिक रोशन भी है, तो वहाँ थोड़ी सी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दूसरी बेबी डू और डाई है हुमा कुरैशी की, जो उसकी खुद की प्रोडक्शन भी है, उसमें एक गूंगी बहरी सुपारी किलर टाइप रोल इन्होंने निभाया है, वो देखने लायक बनती है। डेथ ऑफ रॉबिन हुड करके एक इंग्लिश मूवी है ह्यूज हैकमैन की, तो वो अच्छी बन सकती है। और एक सिर्फ और सिर्फ श्रेया के लिए है, मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स। मैं वापस आऊं और उसके लिए कुछ खोज के ना लाऊं तो ये गलत हो जाता, तो मिनियंस एंड मॉन्स्टर उनके लिए है। और एक साउथ की राय बहादुर करके है सत्यवत की, वो मूवी है। ओटीटी की बात की जाए तो वहां पर राजकुमार हिरानी की वापसी क्या डेब्यू हो रहा है, मैं कहूंगा राजकुमार हिरानी की प्रीतम और पेट्रो के साथ, जहां एक अरशद वारसी एक कंजर्वेटिव पुलिस ऑफिसर है और के हिरन जो कि नए युग का है, दोनों मिलकर विक्रांत मैसी जो कि एक साइबर क्राइम करता है उसको पकड़ने की काबिलियत जोड़ते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग हो सकती है क्योंकि स्टारकास्ट भी अच्छी है
और राजकुमार हिरानी का नाम भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सिलो का सीजन 3 आया है, जो कि 2 सीजन बहुत अच्छे हुए थे। देखना होगा ये तीसरा सीजन कैसा होता है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, इसके अलावा वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है। हाँ, ये सब है, बाकी अगर कुछ नहीं है तो वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है। हाँ। श्रेया, क्या चूज किया? नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पूरा वीक। और इस वीकेंड मैं सोच रही थी अल्फा देखूंगी, और जो राजेश जी लेकर आए मेरे लिए मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स, ये तो एनिमेटेड मूवी मेरा फेवरेट है ही, तो ये इस पर भी निगाहें रहेंगी। जुलाई 1 को रिलीज हो गई ना सर ये? ये भी है रडार पर राजेश जी मैं बताऊं, मैं किस मुहूर्त में कॉकटेल 2 देखने चली गई थी। निहायत ही ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ बहुत ही बोरिंग मूवी निकली थी वो तो। कॉकटेल 2 तो इट्स अ बिग नो। नहीं, आपको एक 2 सीरीज जो पिछले 2 हफ्ते में आई, ब्राउन, वो देखनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया हुई। वीरेंद्र जी आप क्या देखोगे? कॉकटेल 1 बढ़िया थे। हाँ, कॉकटेल देखते हैं अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक क्या होता है ना, फैमिली में तो फिर निर्णय किया जाता है ना कि भाई क्या देखना है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपना रिमोट उठाया, जो लगाया सो लगा लिया, वहाँ तो निर्णय। तो बेटर है कॉकटेल 1 देख लेते हैं आप, स्टिल द बेस्ट वन है ना। चलिए अभी काम करते हैं राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और समय का अभाव है थोड़ा सा। टुवर्ड्स क्लोज, बाजार ने देखिए अपने गेंस को सरेंडर तो किया, बट मीनिंगफुल पॉइंट्स को सिक्योर करके ले जा रहा है, एंड मोस्ट स्पेशली फॉर निफ्टी दैट 24261 जो कि प्रीवियस वीक का हाई था। हम उसको देखिए वीकली चार्ट्स पे इसकी एक इंपॉर्टेंस है, इसकी चार्ट्स पे वीकली इंपॉर्टेंस होती है, हम उसको सिक्योर करके ले जा रहे हैं। निफ्टी बैंक बैकफुट पे रहा, बट नॉट डिसाइसिवली। आपको देखिए कुछ नेगेटिव खबरों को बचाना था, वो आपने किया, बखूबी किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल पॉइज्ड फॉर बुल्स एंड बेयर्स। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा बैकफुट पे है, बट नॉट डिसाइसिवली। आईटी ने एक बार फिर से सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन अपना किरदार अच्छे से निभाया, आज भी करीब 500 पॉइंट ऊपर। आते हैं अगली स्लाइड में, सेक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने आज डिलीवर किया। आज सुबह से अगर आप देखें तो एक गैप अप के बाद जिसने किरदार निभाया अपना स्ट्रेंथ में, वो था फार्मा। शानदार 1.5% ऊपर। और उसके सिवा अगर आप देखें, आईटी ने अच्छा मूव दिया, ऑयल गैस स्पेस ने अच्छा मूव दिया, रियल्टी ने अच्छा स्पेस दिया, मूव दिया, और उसके बाद मेटल्स ने अच्छा मूव दिया। बैकफुट पे बैंक्स थे, पीएसयू बैंक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंसिडेंट जो था वो उसको पूरा ड्रैग कर रहा था। बाकी अगर आप देखें तो एनर्जी स्पेस, कैपिटल गुड्स में एक प्रॉफिट टेकिंग थी, सीरियस प्रॉफिट टेकिंग। और ये रहा इंडेक्स का हाल, लेड बाय आईटी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज। मैक्स हेल्थ ने अच्छा मूव दिया, बैकफुट पे था एक्सिस बैंक, एमएनएम, एसबीआई और टेक महिंद्रा। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी करीब 24267 पे, बहुत ही क्रिटिकल मार्क पे ये क्लोज आ रहा है। और निफ्टी बैंक जितना समय इसने मांगा था ऑप्शन राइटर्स ने, उतना इसको दिया। बट कुल मिला के अगर आप इस हफ्ते की पैमाइश करें श्रेया, तो निफ्टी की मैं चार्ट्स को जरा वीकली पे कन्वर्ट करता हूँ। इट्स अ डिसेंट वीक, और अगले हफ्ते जब हम लौट के आएंगे यानी सोमवार को, जिस आंकड़े पर नजर रहेगी वो है 24,400, मोर और लेस 2 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और सबसे बड़ा एवरेज वीकली चार्ट पे दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो बड़ा ही निर्णायक हफ्ता होगा श्रेया अगला। कोई छुट्टी तो नहीं है ना? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है वीरेंद्र जी, दुखते रख पे आपने हाथ रख दिया। खैर चलिए, इस हफ्ते की तो क्लोजिंग हो गई, अब सीधे मुलाकात होगी मंडे हमारे दर्शकों के साथ मॉर्निंग कॉल्स में, मुनाफे की तैयारी में। तब तक लिए दीजिए इजाज़त, और हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।